हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों नीट PYQ एक्सप्रेस में आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का वेरी लास्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, यानी कि ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। इस चैप्टर में आप हमारी बॉडी में प्रेजेंट सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उनसे सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स और उन हार्मोन्स से होने वाले फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। अगर एक बार आपने लॉजिकली इसको समझा हुआ है, कंसेप्चुअली पढ़ा हुआ है कि भाई ये हार्मोन हमारी बॉडी में ये फंक्शंस करेगा, तो बहुत इजीली आपसे इसके क्वेश्चन हो जाएंगे। कोई भी ऐसा टिपिकल टाइप का क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता है, बट यस अच्छे से चैप्टर पढ़ा होना बहुत ज़रूरी है। अगर पढ़ रखा है वेल एंड गुड, नहीं पढ़ रखा है तो यू कैन रेफर माई NCERT लाइन टू लाइन सीरीज़, जहाँ पर मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में NCERT से इस चैप्टर को पूरा का पूरा पढ़ा रखा है। इसी यूट्यूब चैनल पर सभी लेक्चर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, चलिए, तो जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस चैप्टर को वो यहाँ मेरे साथ PYQs डिस्कस करेंगे। लास्ट 15 सालों के 2010 से 2024 तक के सभी PYQs हम करने वाले हैं और इस चैप्टर का एक क्विक रिवीजन भी यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। इस चैप्टर को अगर NCERT में आप देखेंगे बच्चों तो वही सेम ओल्ड न्यू NCERT किसी से भी पढ़ लो, एवरीथिंग इज सेम। ओके, यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स से जो सिक्रीट होते हैं हार्मोन्स, उनकी डेफिनेशन दे रखी है। ये बात तो सब बच्चों को पता है ना कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स को ही डक्टलेस ग्लैंड्स कहा जाता है। जैसे अगर हम हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में आती हैं हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स, हमारी टीयर ग्लैंड्स, हमारे स्वेट ग्लैंड्स, सिबेशियस ग्लैंड्स, है ना। हार्मोन्स के अलावा जितनी भी ग्लैंड्स हमारी बॉडी में हैं वो सब एक्सोक्राइन है बच्चों। उन सब में छोटी या बड़ी डक्ट्स हैं जिनके थ्रू उनके सिक्रीशंस अपनी टारगेट साइट पर पहुंचते हैं। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्यों अलग हैं? क्योंकि एक पहली बात तो ये कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कोई डक्ट नहीं होती है, दे आर डक्टलेस। तो फिर ये अपने सिक्रीशंस कहाँ भेजती हैं? ये जो भी ब्लड कैपिलरीज से सराउंडेड हैं, सेल्स अपने सिक्रीशंस को डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट करती हैं। और दूसरी चीज़ कि एंडोक्राइन ग्लैंड से जो भी केमिकल सिक्रीट होते हैं वो हार्मोन्स की तरह एक्ट करते हैं, दे आर सिंपली हार्मोन्स। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन्स को बनाती है। एंड हार्मोन्स की जो मोस्ट एक्सेप्टेड करंट साइंटिफिक डेफिनेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। हो सकता है स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ जाए कि हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल, इनसे हमें कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। बोलते हैं ना हार्मोन्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो बहुत ज़रूरी है का मतलब ये नहीं है कि दीज आर द न्यूट्रिएंट्स और ये हमारे ग्रोथ के लिए चाहिए। यस, ये हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए एसेंशियल हैं, बट एज अ न्यूट्रिएंट नहीं बल्कि एज अ मैसेंजर। ये एक डिलीवरी पार्सल बॉय की तरह काम करते हैं जो चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करता है, आपकी सेल्स को बताता है कि अब उन्हें क्या करना है। ठीक है, और अपनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, मैसेंजर की तरह एक्ट करने के लिए इन्हें चाहिए होते हैं रिसेप्टर्स। इसलिए इस चैप्टर के एंड में आपको मैकेनिज्म दे रखा है कि सेल की सरफेस पर या तो इनके रिसेप्टर लगे रहते हैं सेल मेम्ब्रेन पर, या कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो सेल के अंदर जाकर सीधा, उनको अंदर एंट्री है, सिर्फ दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत नहीं है। सेल के अंदर जाकर सीधा जो सेल का डायरेक्टर है, न्यूक्लियस है, उसके भी अंदर जाकर सीधा DNA को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि उसको क्या करना है। ठीक है, तो वो सब तो हम चैप्टर के एंड में रिवाइज करेंगे, बट डू रिमेंबर हार्मोन्स एक तरह के मैसेंजर्स हैं, इंटरसेल्यूलर मैसेंजर्स, एक सेल से दूसरी सेल तक मैसेज पहुंचा रहे हैं। ठीक है, एंड रिक्वायर्ड इन वेरी ट्रेस अमाउंट, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए, बहुत मिनिमम क्वांटिटी से ही इनका काम हो जाता है। बट यस, वो क्वांटिटी ना तो ज़रूरत से ज़्यादा होनी चाहिए ना ज़रूरत से कम होनी चाहिए। हार्मोन्स की डेफिशिएंसी से भी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, हार्मोन्स के ओवर प्रोडक्शन से भी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। जितने भी डिसऑर्डर इस चैप्टर में दे रखे हैं बस आपको वही नीट के लिए पढ़ने हैं। वैसे हार्मोन्स के डिसऑर्डर अगर आप पढ़ने बैठोगे तो एक पूरी अलग एक चैप्टर बनाया जा सकता है, इतनी डिटेल है उन डिसऑर्डर्स की, बट प्लीज़ आप उनको डिटेल में मत पढ़ना, सिर्फ वही प्रिपेयर करके जाना जो NCERT में गिवन है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ये मैंने आपको बता ही दिया। हाँ, इसमें एक छोटी सी लाइन और है, मुझे लगता है इंपॉर्टेंट, एक बार बता दूँ। दिस न्यू डेफिनेशन कवर्स अ नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल इन एडिशन टू द हार्मोन्स। जो हम ट्रेडिशनली सारे जो हमारे ग्लैंड्स हैं उनके हार्मोन्स पढ़ते हैं वो तो इस डेफिनेशन में आते ही हैं बच्चों, प्लस इसके अलावा इसमें ऐसा नहीं लिखा कि हार्मोन्स आर दोज विच आर प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। ये कोई डेफिनेशन नहीं है हार्मोन्स की कि एंडोक्राइन ग्लैंड से बनेगा तभी आप उसे हार्मोन कहोगे।
कोई भी ऐसा केमिकल जो मैसेंजर की तरह एक्ट करे और ट्रेस अमाउंट में रिक्वायर्ड है, नॉन न्यूट्रिएंट्स है, उसको आप हार्मोन कह सकते हैं। तो कई बार हमारी सेल्स जो एंडोक्राइन ग्लैंड की पार्ट नहीं है, नॉर्मल सेल्स, नॉर्मल टिश्यूज कुछ ग्रोथ फैक्टर्स बनाते हैं जो अलग अलग काम करते हैं, सेल्स को सिग्नल्स देते हैं, वो भी एक तरह के हार्मोन्स माने गए हैं, है ना। बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड के अलावा लास्ट में इसमें है ना एडिशनल हार्मोन, लिवर, जीआईटी, इन सब से बनने वाले केमिकल्स, तो वो भी हार्मोन्स की ही कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, समझ में आ गई आप लोगों को बात। इनके एग्जाम्पल चैप्टर के एंड में दे रखे हैं। अगर हम एनिमल किंगडम की बात करें तो इनवर्टिब्रेट्स जो हैं उनके पास बहुत सिंपल टाइप का एंडोक्राइन सिस्टम होता है, हमारी तरह पूरा कॉम्प्लेक्स नहीं होता और बहुत लिमिटेड टाइप के हार्मोन्स वहाँ मिलेंगे। बट वर्टिब्रेट्स में हार्मोनल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम इज मच डेवलप्ड। ठीक है, क्लियर। चलिए, ये ग्लैंड्स हैं, दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है, वैसे ही आपको पता है। ब्रेन में हमारे हाइपोथैलेमस, उसके जस्ट नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड और एक छोटी सी पीनियल ग्लैंड। ठीक, जो मैंने आपको इससे प्रीवियस चैप्टर में थैलेमस के बारे में बताया था, तो थैलेमस की रूफ पर एक ग्लैंड होती है छोटी सी, वो होती है पीनियल ग्लैंड। ठीक, देन 3 ग्लैंड तो हमारे ब्रेन में हो गई। देन नेक पर आ जाओ, नेक में थायराइड है, पैराथायराइड है, 2 ग्लैंड्स ये हो गई। देन हमारे हार्ट के पास थाइमस नाम की ग्लैंड है, थाइमोसिन, ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, जहाँ आपके सोल्जर्स जो हैं टी लिम्फोसाइट्स उनकी ट्रेनिंग होती है, यानी वो वहाँ मेच्योर होती हैं। थाइमस ग्लैंड होती है ना, सो इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन उसके बाद हमारे एब्डोमेन की बात करें तो एब्डोमेन में पेनक्रियाज जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है वो खुद एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। पेनक्रियाज, देखो पेनक्रियाज एंजाइम्स बनाता है बहुत तरह के, पेनक्रियाटिक जूस बनाता है, तो पेनक्रियाज में डक्ट भी होती है, पेनक्रियाटिक डक्ट। अब डाइजेस्टिव सिस्टम हट गया तो आप डिटेल में पढ़ते नहीं हो, बट पेनक्रियाज का स्ट्रक्चर अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, आपने पहले पढ़ रखा हो, तो उसमें डक्ट होती है। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैम पेनक्रियाज एंडोक्राइन ग्लैंड कैसे हुआ। तो पेनक्रियाज को मिक्स ग्लैंड कहते हैं बच्चों, हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि पेनक्रियाज का 99% पार्ट तो एक्सोक्राइन है, वो अपने एंजाइम्स को बना के डक्ट में डालता है और डक्ट के थ्रू पेनक्रियाटिक जूस इंटेस्टाइन में आता है। बट 1% टिश्यू पेनक्रियाज का एंडोक्राइन है, यानी वो हार्मोन्स बनाता है और उन हार्मोन्स को डक्ट में नहीं डालता बल्कि सीधा ब्लड में ट्रांसफर करता है। ब्लड के थ्रू वो हार्मोन्स बॉडी में पहुंचते हैं। आपका सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन इंसुलिन इसी पेनक्रियाज से बनता है, जो हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। ठीक है, सो पेनक्रियाज हो गया हमारे एब्डोमेन में। पेनक्रियाज के अलावा एड्रीनल ग्लैंड्स, हमारे जस्ट किडनीज के ऊपर जो 1 पेयर ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स और मेड्यूला, जिसमें से कॉर्टेक्स से तो कॉर्टिकॉइड्स निकलते हैं और मेड्यूला से हमारे इमरजेंसी हार्मोन्स निकलते हैं, एड्रीनालिन एंड नॉर एड्रीनालिन, कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो ये दोनों हार्मोन्स हो गए, ये हो गए एब्डोमेन की ग्लैंड। तो ये तो जो ग्लैंड्स हैं कॉमन है, उसके अलावा एक ग्लैंड मेल एंड फीमेल में स्पेसिफिक है। मेल्स में जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, टेस्टिस, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, वो ग्लैंड का काम भी करते हैं। टेस्टिस का स्ट्रक्चर आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है कि टेस्टिस में एक तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं जिनमें स्पर्म्स बनते हैं, और उनके आसपास जो खाली जगह है वहाँ पे लीडिक सेल्स होती हैं, उनसे टेस्टोस्टेरॉन बनता है, एंड्रोजन्स बनते हैं। तो टेस्टिस एक ग्लैंड भी है, टेस्टिस सेक्स ऑर्गन भी है। ठीक है, इसी तरह फीमेल्स में ओवरी, जिसमें कि ओवम प्रोडक्शन होता है, तो वो एक सेक्स ऑर्गन भी है, प्लस ओवरी में जो फॉलिकल डेवलपमेंट होता है तो फॉलिकल से एस्ट्रोजन भी बनता है। जब ग्राफियन फॉलिकल तक जाते हैं हम तो वहाँ तो एस्ट्रोजन बनता रहता है। बाद में जब वो कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाती है तो वो प्रोजेस्ट्रॉन बनाने लगती है, यानी ओवरी इज अ सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, यानी ओवरी एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। सिंपल, ठीक है। तो मतलब ऐसे आप बहुत आराम से लॉजिकली कौन सी ग्लैंड क्या करती है, किससे रिलेटेड है, याद रख सकते हैं, है ना। अब हम इंडिविजुअल इनके क्वेश्चंस करते जाएंगे और देखते जाएंगे क्या किसके बारे में गिवन है। चलिए देखते हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट से क्वेश्चन आया हुआ है भाई 2006 में। 2006 का क्वेश्चन कहाँ से आ गया हमारे पास? 2006 का क्वेश्चन कहाँ से आ गया? 2016 होना चाहिए था या तो ये, क्योंकि हम तो 2010 तक के ही क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, अब चलो जो भी है क्वेश्चन आ गया तो कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट बताना है भाई हमको। एंडोक्राइन ग्लैंड्स रेगुलेट न्यूरल एक्टिविटी बट नॉट वाइज वर्सा। ये आपके इस यहाँ पे दे रखा है, देखो ये वाला जो पार्ट है एंडोक्राइन ग्लैंड का, इससे ऊपर कहाँ था ये वाला पार्ट? कहीं तो देखा था मैंने। अच्छा, ये इससे प्रीवियस चैप्टर में है, यहाँ पर नहीं है शायद, है ना। मैं तुम्हें वैसे ही समझा देती हूँ, कोई बात नहीं। ये देखो, ये कह रहा है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो न्यूरॉन्स को सिग्नल देती हैं बट नॉट वाइस वर्सा,
कि न्यूरॉन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स को सिग्नल नहीं देती, तो ये तो उल्टा लिख दिया ना इन्होंने, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। ऐसा हो सकता है क्या कि तुम्हारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स बिना न्यूरोनल सिग्नल्स के काम कर ले? नेवर बच्चों, एंडोक्राइन ग्लैंड भी तो बॉडी का एक ऑर्गन है। एंडोक्राइन ग्लैंड चाहे से हमारी बॉडी को रेगुलेट कर रही हैं, बट एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी तब ही हार्मोन सिक्रीट करेंगी जब उन्हें कोई सिग्नल मिलेगा, चाहे वो हार्मोन के रूप में मिले या वो न्यूरल सिग्नल्स हो। ठीक है, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट हो गया है गलत। नेक्स्ट है न्यूरॉन्स रेगुलेट एंडोक्राइन एक्टिविटी बट नॉट वाइस वर्सा। अब ये कह रहा है कि न्यूरॉन्स जो हैं वो एंडोक्राइन एक्टिविटी को रेगुलेट करती हैं, यहाँ तक तो बात ठीक है, बट नॉट वाइस वर्सा। ये कह रहा है कि कोई भी हार्मोन न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट नहीं करता, ये भी गलत है। क्यों नहीं करता भाई? हार्मोन्स कई सारे हैं जो न्यूरॉन्स को एक्शन दे, न्यूरॉन्स को सिग्नल्स दे सकते हैं। दिस इज अगेन रॉन्ग। एंडोक्राइन ग्लैंड्स रेगुलेट न्यूरल एक्टिविटी एंड नर्वस सिस्टम रेगुलेट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। यस, दिस वन इज द करेक्ट। नीदर वाला गलत, यानी ऑप्शन 3। दोनों ही सिस्टम्स जो हमारी बॉडी के रेगुलेटरी सिस्टम्स हैं वो एक दूसरे का भी रेगुलेशन बिल्कुल डेफिनेटली करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये देखो 2024 का क्वेश्चन आ गया। अब इसमें है ना ग्लैंड वाइज नहीं लिए हैं मैंने क्वेश्चन, ठीक है। इसमें जो आपका ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम है यही पूरे चैप्टर का मेन टॉपिक है, और इसी ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में सारी ग्लैंड वन बाय वन बताई गई है। ठीक है, तो कॉमन क्वेश्चंस चलेंगे, मिक्स क्वेश्चंस भी आते हैं, सो उस अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर रिवीजन करेंगे। ठीक है, ओके। सो 2024 में क्या पूछा भाई? यहाँ पर आपको कुछ डिसऑर्डर्स दे रखे हैं। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन हमारे पास डिसऑर्डर्स का है बच्चों। आपको पता लगाना है कि वो डिसऑर्डर किसकी वजह से होता है। ओके, इस चैप्टर में हम, जैसे मैंने एनिमल किंगडम में करवाया था ना, आपको एक एक टॉपिक का रिवीजन नहीं करेंगे, ओवरऑल रिवीजन करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे चीजें आती जाएंगी आई विल टेल यू। एक्सोप्थैलेमिक गॉइटर, गॉइटर याद है आप लोगों को? थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड होता है। और अगर एक तो होता है सिंपल गॉइटर जिसमें सिर्फ ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है। क्यों आती है ग्लैंड में स्वेलिंग? नॉर्मल गॉइटर में क्यों आती है ग्लैंड में स्वेलिंग? थायराइड ग्लैंड यहाँ पर फूलकर मोटी तो हो जाती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी बॉडी में ज़्यादा थायराइड बन रहा है, नेवर। सिंपल गॉइटर में ग्लैंड इसलिए फूलकर मोटी हो जाती है, ध्यान से समझना, क्योंकि ग्लैंड हार्मोन नहीं बना रही, थायरॉक्सिन हार्मोन ब्लड में नहीं आ रहा, तो जो भी हमारी सेल्स को थायरॉक्सिन की ज़रूरत है ना, वो ब्रेन को सिग्नल्स भेज रही हैं कि हमको थायरॉक्सिन चाहिए। तो ब्रेन क्या करेगा? हाइपोथैलेमस क्या करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल भेजेगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड तुम थायराइड को बोलो कि वो हार्मोन बनाए। और पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन आएगा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH जाएगा। थायराइड ग्लैंड को थप्पड़ लगाएगा कि क्यों पढ़ाई क्यों नहीं कर रही, मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, हार्मोन्स क्यों नहीं बन रहा, चलो हार्मोन बनाओ। पर बेचारी ग्लैंड क्या करे? आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से वो ग्लैंड थायरॉक्सिन बना ही नहीं पा रही। सिंपल गॉइटर कब होता है? जनरली उन लोगों में जो आयोडीन डेफिशिएंट डाइट लेते हैं। तो वो जो अपन लोग जनरली जो नमक वगैरह खाते हैं वो आयोडाइज होता है, और इतनी सी रिक्वायरमेंट होती है तो अपनी पूरी हो जाती है। कुछ ही रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पर ये डेफिशिएंसी देखी गई है। तो उन लोगों में आयोडीन डेफिशिएंसी है ग्लैंड के पास। मतलब ये वो वाली बात हो गई कि मैं है ना किसी बच्चे को टॉपिक समझ में ही नहीं आ रहा और उसे कह रही हूँ पिटाई लगा के कि तुम्हारे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, तुमसे क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहे। अब प्रॉब्लम कहाँ है कि उसको समझ में ही नहीं आया। जब टॉपिक ही समझ में नहीं आएगा तो आप 100 क्वेश्चन कर लो, आपसे एक भी नहीं होगा, क्योंकि टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है। तो एग्जैक्टली वैसे ही थायरॉक्सिन के लिए आयोडीन तो चाहिए ना उस ग्लैंड को, वो आयोडीन है नहीं उसके पास, तो वो थायरॉक्सिन बना नहीं रही। फिर सेल्स ब्रेन को सिग्नल भेज रही हैं, फिर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को बोल रहा है कि तुम TSH को भेजो। पिट्यूटरी TSH को तो भेज रही है, वो थायराइड को फिर थप्पड़ लगा रही है, बट वो फिर काम नहीं कर रही क्योंकि उसके पास रॉ मटेरियल ही नहीं है। समझ गए आप? तो ऐसा होते होते बार बार TSH के थप्पड़ खाते खाते थायराइड ग्लैंड फूलकर मोटी हो जाती है, यानी उसमें इन्फ्लेमेशन होने लगता है, उसका साइज बढ़ने लगता है। दैट इज कॉल्ड सिंपल गॉइटर। ठीक है, तो सिंपल गॉइटर इज एसोसिएटेड विद हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म। बताओ, सिंपल गॉइटर इज एसोसिएटेड विद, यहाँ पे लिख लेना, थायराइड ग्लैंड में गॉइटर के बारे में दिया है क्या? थायराइड ग्लैंड में गॉइटर एज सच मुझे ध्यान है, शायद सिंपल गॉइटर नहीं दिया तुम्हारे, सिर्फ दूसरा वाला है, ये रहा सिंपल गॉइटर, ये रहा कि डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, बहुत सिंपल वर्ड्स में लिखा है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन लीड्स टू हाइपोथायरॉयडिज्म एंड एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। बच्चे कोरिलेट नहीं कर पाते, बट अब आप कर सकते हैं। दैट इज कॉमनली कॉल्ड सिंपल गॉइटर। ठीक है, ग्लैंड फूलकर मोटी क्यों हो गई है? ये इसलिए मोटी हो गई है ड्यू टू एक्सेस ऑफ TSH। TSH बढ़ गया है, थायराइड की तो कमी हो गई है। थायराइड का मतलब T3 एंड T4, इसलिए कभी भी इस पेशेंट का ब्लड टेस्ट करेंगे
तो T3 T4 कम आएगा और TSH का लेवल हाई आएगा। तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है हाइपोथायरॉयडिज्म को, ठीक है। और ग्लैंड का जो एनलार्जमेंट हो गया, स्वॉलन ग्लैंड कंडीशन को आप कहेंगे सिंपल गॉइटर। डन। तो ये आपको समझ में आ गया। अब समझना एक्सॉप्थैलेमिक गॉइटर क्या होता है, ये एक अलग कंडीशन है। चलो इसी से रिलेटेड एक चीज़ और बता देती हूँ यहाँ पर। एक तो ये हो गया सिंपल गॉइटर, एक और डिजीज होती है थायराइड से रिलेटेड, जिसमें अगर प्रेगनेंसी के दौरान किसी में थायराइड हार्मोन की कमी है, इसीलिए जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो जनरली मदर का ब्लड टेस्ट करके देख लेते हैं कि उनका T3 T4 लेवल क्या है। अगर वो सही नहीं है तो उनको थायरॉक्सिन की टैबलेट्स स्टार्ट कर दी जाती हैं, क्योंकि अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थायराइड डेफिशिएंसी रही ना बच्चों, तो उसका इफेक्ट ना सिर्फ मदर पे बल्कि फीटस पे भी होगा। एम्ब्रियो की भी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी, सोचो, क्योंकि एम्ब्रियो की यहाँ लिखा है ना, इट विल लीड टू डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ ग्रोइंग बेबी लीडिंग टू स्टंटेड ग्रोथ। इसी कंडीशन को कहते हैं क्रेटिनिज्म। स्टार बना दो, क्रेटिनिज्म पे क्वेश्चन आता है। क्रेटिनिज्म क्या है? जब एम्ब्रियो की ग्रोथ प्रॉपर्ली ना हो। क्यों नहीं हो? अगर मदर में थायरॉक्सिन डेफिशिएंसी है तो। ये आयोडीन डेफिशिएंसी से रिलेटेड नहीं है, ये हाइपोथायरॉयडिज्म किसी भी वजह से हो सकता है, किसी भी और रीजन से मदर में थायरॉक्सिन की कमी हो सकती है, ठीक है, क्लियर है। देन और क्या होगा उस बच्चे में? ग्रोथ रुक जाएगी, मेंटली रिटार्डेशन होगा, लो IQ होगा उसका। कई बार ऐसे बच्चों में स्किन पिगमेंटेशन भी एबनॉर्मल होता है जब वो बॉर्न होता है, और गूंगा बहरा भी हो सकता है वो, डेफ म्यूटिज्म भी जैसी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। सोचो आप कितना ज़रूरी है थायरॉक्सिन हार्मोन का प्रेगनेंसी के दौरान सही लेवल मेंटेन में रखना, ठीक है, क्लियर है। आपको ध्यान है, आपने जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ते हो तो वहाँ पे पढ़ते हो कि वो कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो प्रेगनेंसी के टाइम पर कई फोल्ड बढ़ जाते हैं, कई गुना बढ़ जाते हैं। तो उनमें कॉर्टिसोल आता है, उनमें थायरॉक्सिन भी आता है, इसीलिए ये बढ़ जाते हैं, क्योंकि इन सब की ज़रूरत मदर के साथ साथ अब एम्ब्रियो की ग्रोथ के लिए भी है, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन और हाइपोथायरॉयडिज्म और किसको हो सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने आपको बताया था। मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर किसी में इरेगुलर है तो सबसे पहले डॉक्टर अगेन ब्लड टेस्ट करते हैं कि कहीं थायरॉक्सिन से रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म जिनको होता है उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इरेगुलरिटीज देखी गई है, ठीक है। तो ये सब तो तुम्हारी बुक में हाइपोथायरॉयडिज्म से रिलेटेड है। अब हाइपरथायरॉयडिज्म से रिलेटेड दो डिसऑर्डर्स दे रखे हैं। एक तो दे रखा है अगर कई बार किसी वजह से कैंसर हो जाए, किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो जाए बच्चों, ठीक है, तो फिर बट ऑब्वियस वो जो कैंसरस ग्लैंड है वो ज़रूरत से ज़्यादा थायरॉक्सिन बनाने लगेगी, सिक्रीट करने लगेगी, एंड देयर विल बी एबनॉर्मल हाई लेवल ऑफ हार्मोन, दैट इज कॉल्ड हाइपरथायरॉयडिज्म। एक तो हाइपर का ये हो गया, दूसरा है ये रहा। अब सिंपल गॉइटर और एक्सॉप्थैलेमिक गॉइटर को मिक्स नहीं करना आपको। यहाँ पर भी गॉइटर वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम, क्योंकि इस कंडीशन में भी थायराइड ग्लैंड फूलकर मोटी हो रही है, पर यहाँ पर जो थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो रहा है ना, उसका रीज़न कुछ और है। उसका रीज़न TSH का आकर थप्पड़ लगाना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर ग्लैंड में कुछ एबनॉर्मैलिटीज़ हो गई हैं जिसकी वजह से ग्लैंड का साइज़ बढ़ रहा है, और ये बढ़ा हुआ साइज़ इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद एक्सेस सिक्रीशन ऑफ T3 T4। T3 T4 ज़रूरत से ज़्यादा सिक्रीट हो रहे हैं आपकी बार कोई आयोडीन डेफिशिएंसी वगैरह नहीं है, सब है ग्लैंड के पास, वो बना भी रही है, बट किसी भी वजह से वो जब एनलार्ज हो गई है और वो ज़रूरत से ज़्यादा हार्मोन बना रही है, तब आप उस कंडीशन को कहेंगे। कैसे पहचानेंगे हम कि ये सिंपल गॉइटर है? एक तो ब्लड टेस्ट से पता चल जाएगा। सिंपल गॉइटर में ब्लड टेस्ट में T3 T4 लो आएंगे, TSH बढ़ा हुआ आएगा। यहाँ पर ब्लड टेस्ट में T3 T4 हाई आएंगे तो TSH कम आएगा, है ना। और प्लस इन लोगों में, इन पेशेंट्स में एक्सॉप्थैलेमिक प्रॉब्लम देखी गई है। ऑप्थैलेमिक वर्ड आई से रिलेटेड होता है, एक्सो यानी बाहर की तरफ आना, जो इसको ग्रेव्स डिजीज, हाँ इसको ग्रेव्स डिजीज भी बोलते हैं बच्चों। जो ग्रेव्स डिजीज के पेशेंट होते हैं, एक्चुअली एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ग्रेव्स डिजीज भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है, ध्यान रखना, आप लिख लो। मैं बोल रही हूँ ना किसी और वजह से, तो वो किसी और वजह क्या है? वो वजह है ऑटो इम्यून, है ना। अननेसेसरी हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम ने ग्लैंड के खिलाफ एंटीबॉडीज बना दी, वो उस पर अटैक कर रही है, जिसकी वजह से ग्लैंड में स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन आ रही है, और वो सेल्स जो रप्चर हो रही है, लाइसिस हो रहा है, वो ज़रूरत से ज़्यादा हार्मोन बना रही है, ठीक है। तो इस तरह के पेशेंट्स में ये देखा गया है कि इनकी जो आई बॉल्स हैं वो थोड़ी सी बाहर की, जैसे हम कभी कभार किसी को घूर के नहीं देखते, तो वैसे ही उनकी अपीयरेंस ऐसे होती है, आपको देखकर लगेगा अरे मुझे घूर क्यों रहा है। उसकी परमानेंट आई बॉल्स थोड़ी सी प्रोट्रूड कर जाती है। परमानेंट मतलब जब तक ग्रेव्स डिजीज़ का असर रहता है, इसको ये ट्रीटेबल है, इसको सही किया जा सकता है, तो इसलिए इस गॉइटर को कहते हैं एक्सॉप्थैलेमिक गॉइटर, ठीक है। अगर थायराइड बढ़ेगा तो बट ऑब्वियस BMR बढ़ेगी, है ना। कोई भी थायराइड अगर बढ़ा हुआ है
तो BMR बढ़ जाएगी, क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन का मेन फंक्शन है हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन बच्चों? थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे बॉडी के सभी मेटाबॉलिज्म्स को करवाता है, जितने भी आपके चाहे वो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, सारे मेटाबॉलिज्म सेल में तब होंगे जब थायरॉक्सिन उसको सिग्नल देगा। ठीक है, तो अगर किसी में ज़रूरत से ज़्यादा थायरॉक्सिन है तो BMR बढ़ जाएगा, अगर किसी में कम हो गया है थायरॉक्सिन तो उसकी BMR कम हो जाएगी। बोलते हैं ना, कई बार आपने सुना है हाइपोथायराइडिज्म के जो पेशेंट्स होते हैं उनका वेट जनरली बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है? क्योंकि बॉडी में चीज़ें मेटाबॉलाइज ही नहीं हो रही, स्टोर हुए जा रही है अननेसेसरी। और हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट्स का वेट कम होता जाता है, क्योंकि चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा मेटाबोलाइज हो रही हैं तो स्टोर ही नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं सब कुछ बैलेंस रहना ज़रूरी है। लिख रहा है ना, वेट लॉस होगा हाइपरथायराइडिज्म में। ठीक है, हाइपो में वेट गेन होगा, यहाँ पे वेट लॉस होगा। बट अगेन वही कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है तुम सोचो यार हमारा वेट गेन या वेट लॉस हो रहा है, हम थायराइड के पेशेंट हो गए क्या। ये जस्ट इसके सिम्टम हैं, और भी बहुत सारी डिजीजेज में ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, डन, समझ में आ गया आई थिंक तुम लोगों को। ये रे लगे हाँ, तो ये भी देख लेते हैं। थायरॉक्सिन थायराइड हार्मोन के सारे फंक्शंस दे रखे हैं बच्चों। थायराइड हार्मोन के क्या क्या फंक्शन है? पहला BMR को कंट्रोल करना, दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो RBCs के लिए हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा था, किडनी में JG सेल्स जो रेनिन बनाती हैं वो इरिथ्रोपोइटिन भी बनाती हैं, तो वही सेम काम थायरॉक्सिन भी करता है, RBC प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, ये तो इसी से रिलेटेड है। BMR यानी कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑल थिंग्स। देन वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस करवाता है, एंड एक यहाँ पर था मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है, रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये भी इसी का फंक्शन है। ठीक है, तो ये 4-5 फंक्शंस जो हैं आपको वो ध्यान रखने हैं। क्लियर? देन यहाँ पर आपको थायराइड ग्लैंड का एक और छोटे से हार्मोन के बारे में बताया है। वैसे तो हम थायराइड ग्लैंड के हार्मोन के तौर पर किसको जानते हैं? T3 एंड T4 को जानते हैं, बट मैंने अच्छे से आपको पढ़ाया हुआ है कि अगर आप थायराइड ग्लैंड को देखोगे तो आपकी थायराइड ग्लैंड में अंदर इंटरनली अगर मैं देखूंगी तो ऐसे फॉलिकल्स होती हैं, फॉलिकल्स होती हैं बच्चों इसमें, ऐसे फॉलिकल्स मतलब सेल्स की एक बॉल, बीच में से खाली जगह, सेल्स की एक बॉल है, सेल्स हैं बहुत सारी, ठीक है, लेयर बना, सेल्स की लेयर मतलब बॉल है एक एक्चुअली, और बीच में खाली जगह है, ल्यूमेन है। तो वो जो सारी सेल्स है ना वो हार्मोन सिक्रीट कर रही है। जैसे एल्वियोलाई नहीं होता, एल्वियोलाई में तो बीच में एयर भरी रहती है, यहाँ पर हार्मोन बन रहा है। ठीक है, तो ये तो फॉलिकल्स हैं, तो फॉलिकल्स तो क्या बनाती हैं? T3 T4 बनाती हैं। लेकिन फॉलिकल्स के अलावा छोटी छोटी सेल्स होती हैं जिनको बोलते हैं पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स, पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स या C सेल्स। ये बनाती हैं किसको? ये बनाती हैं कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन जिसका पूरा नाम है थायरोकैल्सीटोनिन, TCT। ये भूल जाते हैं आप लोग, फिर इसी पे क्वेश्चन आ जाएगा, आपकी पूरी पढ़ी हुई मेहनत बेकार हो जाएगी। आपको छोटी से छोटी चीज़ भी नहीं छोड़नी जो NCERT में दी है। यानी कि थायराइड ग्लैंड 2 तरह के हार्मोन्स बनाती है, एक तो फॉलिकल्स से बनते हैं, ये फॉलिकल्स हैं, फॉलिकल्स बनाती हैं मेन हार्मोन दैट इज T3 एंड T4, और जो पैरा फॉलिकुलर सेल्स हैं, छोटी छोटी सेल्स हैं इंडिविजुअल, वो बनाती हैं कैल्सीटोनिन या थायरोकैल्सीटोनिन, जो मेनली कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, ये मैं आपको पैराथायराइड के साथ बताऊंगी। चलो अब इतना कुछ बता दिया तो पैराथायराइड भी लगे हाथों बता देते हैं। हमारी जो थायराइड ग्लैंड है बच्चों, वेंट्रली सामने से तो वो ऐसी दिखती है, ये आपका ट्रैकिया है पीछे, ठीक है, सामने से ये लैरिंग्स है, ट्रैकिया है, वोकल कॉर्ड लैरिंग्स में होते हैं, यू नो, ये तो सामने से तो ऐसी दिखती है, इस्थमस है, 2 लोब हैं, बाइलोब्ड ग्लैंड है, और अगर पीछे से देखोगे डॉर्सली तो इसके 2 लोब्स हैं, ये कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, ये वही जो फ्रंट वाले 2 लोब्स हैं वो ऐसे पीछे दिख रहे हैं आपको। तो थायराइड ग्लैंड के पीछे की तरफ डॉर्सली 4 कॉर्नर्स पे 4 हमारी पैराथायराइड ग्लैंड्स होती है। थायराइड ग्लैंड तो एक ही है हमारे पास, पर पैराथायराइड कितनी है? 4 हैं, 2 पेयर हैं टोटल। ठीक है, तो ये जो पैराथायराइड ग्लैंड है बच्चों, ये बनाती हैं PTH, पैराथॉर्मोन, और जो अभी ऊपर TCT बना था ना, TCT और PTH एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं, दोनों मिलकर कैल्शियम होम्योस्टेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। कैसे हैं पता है ना सबको? PTH का दूसरा नाम है हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन, हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर कैल्सीमिया, कहीं पे भी EMIA ईमिया आता है, इसका मतलब इन ब्लड, कैल्सी यानी कैल्शियम, तो PTH क्या करेगा? हाइपर यानी ज़्यादा, कैल्शियम, ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है PTH। ठीक है, क्योंकि इसका नाम है हाइपर कैल्सीमिया, ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा। कैसे बताओ? तुम ही बताओ। जैसे हमने खाना खाया
तो हमारी डाइट से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करके कैल्शियम को ब्लड में ले आओ, पीटीएच ले आएगा। अगर हमारी बोन्स में, आपको पता है बोन्स में एक तरफ तो कैल्शियम का डिपॉजिशन होता है और साथ साथ में जो पुराना कैल्शियम है वो निकाला भी जाता है बोन से, दैट इज कॉल्ड रिमॉडलिंग ऑफ बोन्स। बोन्स का फॉर्मेशन भी होता रहता है और बोन्स में से पुरानी ऑस्टियोक्लास्ट नाम की सेल्स होती है, वो पुराने कैल्शियम को निकालती भी रहती हैं। वो पुराना कैल्शियम बोन्स के लिए खराब है, बाकी चीज़ों में काम आ जाएगा बॉडी में। तो ब्लड में अगर बोन्स में से कैल्शियम निकलेगा तो वो ब्लड में ही आएगा, तो वो काम भी कौन करवाएगा, पीटीएच करवाएगा। या आपके जो किडनी के ट्यूब्यूल्स हैं जहाँ पर हमने पढ़ा था ना फिल्ट्रेशन, तो फिल्ट्रेशन हो गया, अगर उसमें कैल्शियम आयंस आ गए हैं तो उनको रीएब्जॉर्प्शन कर लो, वापस ब्लड में ले आओ। तो किसी भी तरह से कैल्शियम को ब्लड में लाना इज द एक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन, क्योंकि उसका नाम ही है हाइपर कैल्सीमिया। और अब ये जो कैल्शियम ब्लड में आ गया है ये बढ़ता जा रहा है ब्लड में, तो अब इसको सप्लाई करना शुरू करो। तो सप्लाई करवाने का काम कौन करेगा, टीसीटी। सप्लाई मतलब कहाँ कहाँ चाहिए कैल्शियम, मसल्स को चाहिए उनको दे देगा, बोन्स को चाहिए उनको दे देगा। लग रहा है यार ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया है कैल्शियम लेवल, तो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करना रुकवा देगा थोड़े टाइम के लिए, टीसीटी की अभी मत एब्जॉर्ब करो, ज़रूरत ही नहीं है ब्लड को, ठीक है। तो ये हर तरह से ब्लड के कैल्शियम लेवल को कम करता है, ये बढ़ाता है। तो दोनों मिलकर कैल्शियम, जो ब्लड में एक कैल्शियम की रेंज होनी चाहिए ना, सपोज करो 9 से 10 वो रेंज है कोई भी यूनिट में, तो वो रेंज में मेंटेन करते हैं दोनों। अगर 10 से ऊपर चला गया कैल्शियम का लेवल तो कैल्सीटोनिन आएगा कम करने के लिए कि चलो बांटो सबको, 10 से ज़्यादा चला गया। अगर 10 से कम हो गया है कैल्शियम का लेवल, 9 से कम हो गया है कैल्शियम का लेवल, तो पीटीएच आएगा, चलो हमें कैल्शियम दो, ब्लड को ज़रूरत है। कोई भी चीज़ जो आपके बॉडी में ब्लड में हम कहते हैं ना रेगुलेटेड रहती है, चाहे वो ग्लूकोज है, कैल्शियम है, व्हाटएवर, उसको रेगुलेट करने के लिए हार्मोन्स काम करते रहते हैं, ठीक है। डन, समझ में आ गया। चलो भाई, एक डिसऑर्डर से शुरू किया था, पूरा थायरॉक्सिन रिवाइज हो गया हमारा, कोई नहीं, आगे देखते हैं। तो एक्सोप्थैलेमिक गॉइटर को किससे मैच करूं बच्चों में, एक्सोप्थैलेमिक गॉइटर को किससे मैच करूं, ये रहा, नाम में ही इसका वो छुपा है, एक्सोऑप्थैलेमिक प्रोट्रूडिंग आई बॉल्स। ऑप्थैलेमिक आईज के लिए आता है, ऑप्थैलेमोलॉजिस्ट आता है ना, हम आई स्पेशलिस्ट को बोलते हैं। एक्रोमेगैली, एक्रोमेगैली क्या है भाई, एक्रोमेगैली सबने पढ़ रखा है, ग्रोथ हार्मोन, फर्स्ट हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड में जो आप पढ़ते हैं। ग्रोथ हार्मोन में क्या होता है, अगर ग्रोथ हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा बन जाए तो क्या होगा, अगर बचपन में बन जाए, चाइल्डहुड में बन जाए, तब तो वो जाइजेंटिज्म करेगा। जाइजेंटिज्म मतलब ओवरऑल उसकी हाइट, वेट, बॉडी सब कुछ बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी। और अगर एडल्ट्स में बढ़े, मतलब जैसे 17-18 ईयर्स एज कंप्लीट हो गई है, अब उसके बाद ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस हो जाए किसी वजह से, तो अब हाइट बढ़नी तो बंद हो जाती है, तो हाइट तो वही की वही रहेगी, लेकिन जो फिंगर्स हैं वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती हैं, फेस थोड़ा सा इलोंगेटेड हो जाता है, कुछ एबनॉर्मल सा रेशो हो जाता है, उस कंडीशन को कहते हैं एक्रोमेगैली, ठीक है। एक्सेस सिक्रीशन इन एडल्ट्स स्पेशली मिडिल एज में होता है जनरली 30-40 ईयर्स के बाद। सीवियर डिसफिगरमेंट कॉल्ड एक्रोमेगैली, डिसफिगरमेंट यानी फेस बहुत अजीब सा हो जाता है, और कई बार इसकी वजह से इतने सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, अननेसेसरी कुछ ऑर्गन्स इलोंगेट कर जाते हैं, इट मे लीड टू समय से पहले डेथ भी हो सकती है, ठीक है, क्लियर है। और सेम कंडीशन अगर बच्चों लिख लेना, सेम कंडीशन अगर चाइल्डहुड में होती है तो फिर उसको कहते हैं जाइजेंटिज्म, और अगर एडल्टहुड में होती है तो उसको कहते हैं एक्रोमेगैली। इसी तरह डेफिशिएंसी अगर चाइल्डहुड में हो जाए तो ड्वार्फिज्म, ठीक है, तो ड्वार्फिज्म, ये रहा ना, जाइजेंटिज्म दे तो रखा है तुम्हारी बुक में, ये रहा, ठीक है, क्लियर। देन तो एक्रोमेगैली को किससे मैच करूं, एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। देन क्रेटिनिज्म अभी बताया था मैंने आपको, क्रेटिनिज्म ये रहा, हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायराइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, स्टंटेड ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। नाउ लास्ट कशिंग सिंड्रोम, कशिंग सिंड्रोम आता है एक्सेस सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल, ये मून फेस नहीं लिख रहा है एनसीईआरटी में, पर ये नाम लिखा हुआ है, ये देखो कशिंग सिंड्रोम कहाँ है, एड्रीनल ग्लैंड में जाओ, एड्रीनल ग्लैंड ये रही, एड्रीनल ग्लैंड नाम नहीं है क्या इसका, अच्छा पहले था बच्चों ने तो फिर क्यों दे दिया, 2024 का ही तो क्वेश्चन है ये। कुशिंग सिंड्रोम नहीं है तुम्हारी बुक में, मुझे तो ऐसा ध्यान था कि है कुशिंग सिंड्रोम, हो सकता है अभी हमें नाम नहीं दिख रहा, और नहीं है तो फिर लिख लेना भाई तुम लोग, है ना। एडिसन्स डिजीज ही दे रखी है क्या, सिर्फ नहीं दे रखा। कॉर्टिसोल जो हार्मोन है अभी पढ़ेंगे हम, एड्रिनल ग्लैंड में रिवाइज करेंगे, तो कॉर्टिसोल तुम्हारी बुक में तो सिर्फ एडिसन्स डिजीज दे रखा है बच्चों, बट एक और लिख लेना, एडिसन्स तो किससे होता है, अंडर प्रोडक्शन से होता है, डेफिशिएंसी ऑफ दीज हार्मोन से होता है।
जबकि जो कुशिंग सिंड्रोम है वो एक्सेस सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल से हो रहा है। तो इफ़ यू वांट यू कैन ऐड, ठीक है, ऐड कर लेना इसको, एक्सेस सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल। ठीक है, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ते थे पहले, तो इसको बहुत आता था इसके बारे में, ठीक है, अब नहीं है, सिर्फ नाम पे क्वेश्चन आ गया देखो। बट कोई बात नहीं, देखो आप ऐसे मत सोचना मैम अब आ गया ना आउट ऑफ एनसीईआरटी। आप देखो ना, जो अगर बाई चांस, ऐसे तो आता ही नहीं है कोई क्वेश्चन, अगर आ जाता है तो वो क्वेश्चन इस तरह से सेट किया जाता है, आपको नहीं भी पता इसके बारे में तो बाकी तीनों के बारे में पता है तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, वो ये नहीं जज कर रहे बैठ के कि आपने आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ये नहीं जज किया जाता आजकल। ठीक है, ए थर्ड, बी फोर्थ और डी का हमें पता है सेकंड, डी का सेकंड पता है हमें, तो फिर हमारा ऑप्शन हो गया दिस वन। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन। अभी हमने थायराइड हार्मोन्स के फंक्शन पढ़े, तो विच आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन, बताओ। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, यस। बीएमआर, यस, बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट। नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल, नहीं। ये कहाँ पढ़ते हैं हम, ये हम पढ़ते हैं बच्चों मेलाटोनिन, याद है, पीनियल ग्लैंड, छोटी सी ब्रेन में पीनियल ग्लैंड से एक हार्मोन आता है, इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया था तुम्हें लेक्चर में। पीनियल ग्लैंड, सिर्फ याद रखो कि मेलाटोनिन हमें सुलाता है, मेलाटोनिन हमें सुलाता है, ये स्लीप को इंड्यूस करता है। ठीक है, इसीलिए जब तो जैसे जनरली क्या होता है, जैसे रात के वक्त जब हम बोलते हैं ना कि अंधेरे में अच्छी नींद आती है, या नेचुरली अगर हम देखें एक बार नेचुरल लाइट्स की बात करें तो रात में जनरली क्यों सो जाते हैं सभी एनिमल्स या ह्यूमंस, क्योंकि अंधेरा जब होता है ना बच्चों, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में मेलाटोनिन सिक्रीट होने लगता है, और मेलाटोनिन सिक्रीट होने से हमें आलस आने लगता है और धीरे धीरे नींद आ जाती है। और जैसे ही फिर सुबह होगी ऑटोमेटिकली, ये सब तो अब हमने आर्टिफिशियल लाइट्स बना ली है, बट नेचर ने ये मैकेनिज्म बना रखा है, जैसे ही फिर सुबह होती है ये जो बर्ड्स वगैरह हैं थोड़ी ना हमारी तरह अलार्म बेल्स लगाते हैं, अपने आप उठ जाते हैं, क्योंकि जैसे ही सुबह होती है मेलाटोनिन का अमाउंट कम होने लगता है रोशनी से, और उसका अमाउंट कम होते ही जग जाते हैं। ठीक है, तो मेलाटोनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप वेक साइकिल। नॉट ओनली दिस, आपकी बॉडी में जो बायोलॉजिकल क्लॉक काम करती है ना, हम बोलते हैं कि एक 24 आवर्स की रिदम बनी हुई है काम करने की, उसको भी मेलाटोनिन ही मेंटेन करता है, उसको बोलते हैं सर्कैडियन रिदम। जो 24 आवर्स की रिदम है हमारी बॉडी में, उसको बोलते हैं डायर्नल रिदम या सर्कैडियन रिदम भी बोलते हैं इसको। ठीक है, मतलब पीनियल ग्लैंड आपकी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो आपको बताती है खाने का टाइम हो गया, भूख लगने लग जाएगी, बहुत देर से पानी नहीं पिया, वो तो चलो हाइपोथैलेमस कर रहा है, जो आपकी डेली एक्टिविटीज़ हैं कि अच्छा आप खेलने का टाइम हो गया, चलो अब इस समय पढ़ने में मन नहीं लग रहा, अब पढ़ने का टाइम हो गया, अब पढ़ने का टाइम हो गया, खेलने में मन नहीं लग रहा, ऐसा तो नहीं होता, खेलने में मन तो हमेशा लगता है ना। चलिए ठीक है, क्लियर। और क्या करता है ये मेलाटोनिन, इसके अलावा मेलाटोनिन थोड़ा बहुत मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है। नाम इसका मेलाटोनिन क्यों है, क्योंकि मेनली ये पिगमेंटेशन से रिलेटेड है बच्चों। मेलाटोनिन, मिलानिन पिगमेंट, हमारे बताया था ना मैंने आपको, हमारे स्किन में मिलानिन पिगमेंट कितना कम ज़्यादा होगा, जेनेटिक्स में भी हम पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, उस पर डिपेंड करेगा हमारे स्किन का कलर। ठीक है, वैसे तो जीन्स पर डिपेंड करता है, किसमें कैपिटल ए कितने हैं, कैपिटल बी, कैपिटल सी, याद आ रहा है किसी को पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, कि स्किन कलर एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जिसके लिए मोर देन वन जीन, इन 3 जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, दैट इज़ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, बिल्कुल उसी की बात हो रही है। तो वो जो मिलानिन पिगमेंट है वो हमारी बॉडी में कितना बनेगा, ये हमारी जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर पर डिपेंड करता है, और कौन सा हार्मोन सिग्नल देता है उस मिलानिन को, एक तो देता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब यहाँ पे मेन हार्मोन मेलाटोनिन नहीं है बच्चों, मेन हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला MSH, मेलाटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलाटोनिन स्टिमुलेटिंग, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, मेलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हमारे स्किन में सेल्स होती हैं जिनको बोलते हैं मेलानोसाइट्स, जो मेलानिन पिगमेंट को बनाती हैं, उन सेल्स को स्टिमुलेट करता है MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये कहाँ से आता है, ये आता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है मेलाटोनिन भी थोड़ा बहुत पिगमेंटेशन को कंट्रोल करता है, MSH भी करता है और मेलाटोनिन भी करता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी करता है, थायराइड भी करता है, ये भी करता है, एज वेल एज इसका थोड़ा बहुत डिफेंस कैपेबिलिटी में भी रोल है। अब वो क्या है उसकी डिटेल में हमको नहीं जाना। ठीक है, मेलाटोनिन समझ में आ गया। पीनियल ग्लैंड की लोकेशन सब बच्चे ध्यान रखेंगे, पोजीशन है इसकी डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन,
यानी आप ये भी लिख सकते हैं एट द रूफ ऑफ थैलेमस, थैलेमस की रूफ पर होती है ये। ठीक है, क्लियर। चलिए, कई बार ये पीनियल ग्लैंड एज बढ़ने के बाद कैल्सीफाइड हो जाती है बिल्कुल। एक छोटे, तो जब स्कैन वगैरह करते हैं ब्रेन का तो उसमें ये एक छोटे से स्टोन के जैसे सेंड के जैसे नज़र आती है, इसलिए इसको ब्रेन सेंड भी बोल देते हैं अगर ये कैल्सीफाइड हो जाती है जब। ठीक है, नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। क्या कर रहे थे हम? थायराइड हार्मोन के फंक्शन नहीं है, इम्यून सिस्टम का इससे कोई नहीं है। सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ आरबीसी, यस ये है, तो हमें बताना है नॉट, इसमें से क्या थायराइड के फंक्शन नहीं है? सी एंड डी, ऑप्शन 1। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर नॉट द इफेक्ट्स ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। बताओ इनमें से कौन पैराथायरॉयड हार्मोन के इफेक्ट नहीं है? नॉट द इफेक्ट्स ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है भाई, पीटीएच अभी बताया, जैसे ही पीटीएच आए हाइपर कैल्सीमिया आना चाहिए दिमाग में। अब हाइपर कैल्सीमिया अगर ये करेगा यानी ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा, तो मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ, अगर ये ब्लड वेसल है तो कहाँ कहाँ से कैल्शियम लाएगा ये ब्लड में? ये ब्लड में कैल्शियम लाएगा किडनीज से निकालकर, इंटेस्टाइन से निकालकर और बोन्स से निकालकर, सब जगह से निकालकर ब्लड में ले आएगा ये कैल्शियम को। ठीक है, सो ये कह रहा है स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन। यस, ये जो कैल्शियम का बोन से निकालना है इसको बोन रिजॉर्प्शन ही कहते हैं। ठीक है, बोन रिजॉर्प्शन के लिए जो सेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो होती हैं ऑस्टियोक्लास्ट, और बोन में डिपॉजिशन के लिए जो सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं वो होती हैं ऑस्टियोब्लास्ट या ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है, देन इट डिक्रीज कैल्शियम ब्लड लेवल, बिल्कुल नहीं। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय रीनल ट्यूब्यूल्स, यस। डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन, नहीं, डिक्रीज नहीं करेगा, बढ़ाएगा। ये याद रखोगे, याद रहेगा। इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसा कोई फंक्शन इसका हम नहीं पढ़ते, तो हमें बताना है नॉट द इफेक्ट। तो नॉट द इफेक्ट में मुझे मिला बी, डी एंड ई। बी, डी एंड ई, ये तीनों इसके फंक्शंस नहीं हैं। ठीक है, बाकी दोनों हैं, यस। आगे बढ़ो। प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। ये तो हमने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स वाले चैप्टर में भी किया था। डायबिटीज दो तरह की होती है, मैंने आपको बताया था, एक है डायबिटीज इंसिपिडस, एक है डायबिटीज मेलाइटस। ध्यान रखना नीट में क्या पूछ रहे हैं, दोनों हैं तुम्हारे कोर्स में। इंसिपिडस होती है डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच से, एडीएच हमने पढ़ा था जब हम किडनी का रेगुलेशन पढ़ रहे थे। एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ये, किडनी को यूरिन को डाइल्यूट होने से रोकता है, यानी यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड करता है। तो सोचो अगर इसकी कमी हो जाएगी तो यूरिन कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाएगा, यानी यूरिन ज़्यादा डाइल्यूटेड है, यानी यूरिन में बहुत ज़्यादा पानी जा रहा है, तो बॉडी से बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होगा। तो इस वाले डिसऑर्डर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होता है, यानी बार बार यूरिन जाना पड़ता है, जल्दी जल्दी यूरिन बन रहा है और बहुत डाइल्यूटेड यूरिन बन रहा है, तो पॉलीयूरिया की कंडीशन होगी। और प्यास भी ज़्यादा लगेगी, बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, तो पॉलीडिप्सिया की भी कंडीशन होगी। पॉलीडिप्सिया टेक्निकल वर्ड है प्यास ज़्यादा लगने के लिए। अब लेकिन इस पर्सन में क्या यूरिन में आपको ग्लूकोज मिलेगा? बिल्कुल नहीं। क्या इस डिसऑर्डर में कहीं भी ग्लूकोज बढ़ा है क्या आपके ब्लड में? भाई यूरिन कब निकालेगा ग्लूकोज को? जब ग्लूकोज आपके ब्लड में ज़रूरत से ज़्यादा है। अगर ग्लूकोज पे कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ तो क्यों ग्लूकोज वेस्ट करेगा? ग्लूकोज सिर्फ और सिर्फ तब निकलने लगता है बच्चों यूरिन में जब ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वरना किडनी हमेशा कोशिश करती है रीएब्जॉर्प्शन के दौरान पीसीटी 100% ग्लूकोज को रीएब्जॉर्ब करने की। ठीक है, तो यहाँ पर पॉलीयूरिया तो होगा बट नो ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया बताया था मैंने, ग्लूकोज इन यूरिन ये नहीं होगा। ठीक है, अब मेलाइटस वाली जो डायबिटीज़ है वहाँ पर हुआ है डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। क्या हुआ है? डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हुआ है। तो इंसुलिन की डेफिशिएंसी अगर हुई है तो मैंने आपको एक प्रीवियस चैप्टर में ह्यूमन फिजियो में ही बताया था कि इंसुलिन हमारे ब्लड में जब आता है, पैनक्रियास से आता है, तो इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को सेल्स को बांटता है। आप यूँ समझ लो कि ग्लूकोज अगर प्रसाद है तो इंसुलिन पुजारी जी हैं जो सबको प्रसाद बांटते हैं।
जैसे ही हम खाना खाते हैं, खाना खाते ही हमारे बॉडी में खूब सारा ग्लूकोज गया, इंटेस्टाइन में गया, वहाँ से ब्लड में आया, तो ब्लड में ग्लूकोज खूब सारा है, इस वक्त खूब सारा प्रसाद चढ़ा हुआ है, तुरंत पैनक्रियाज को सिग्नल जाएगा, पैनक्रियाज इंसुलिन को भेजेगा, और जैसे ही इंसुलिन ब्लड में आएगा, अब इंसुलिन क्या करेगा, मान लो ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं, इसमें इंसुलिन भी है और इसमें ग्लूकोज भी है, और ये हमारी सेल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी सेल्स में क्या होता है, ग्लूकोज के लिए बच्चों चैनल गेट्स होते हैं जिनको बोलते हैं ग्लूट। अब देखो सारे चैप्टर को रिलेट करो, बायोमॉलिक्यूल में हमने ग्लूट पढ़ा था ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स, ये बंद पड़े हैं, जब तक ये खुलेंगे नहीं तब तक ग्लूकोज अंदर नहीं जा सकता, ग्लूकोज को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करता है, ग्लूकोज चैनल गेट्स के थ्रू अंदर जाएगा, ठीक है। पर ग्लूट कब खुलेगा, जब रिसेप्टर पर आकर इंसुलिन बाइंड होगा। इसी सेल पर इंसुलिन के रिसेप्टर भी हैं और ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर्स भी हैं, तो जैसे ही इंसुलिन पुजारी जी आएंगे, रिसेप्टर पर बाइंड होंगे, तो सेल को सिग्नल मिलेगा, ग्लूट खुल जाएगा, और ग्लूट के खुलते ही ग्लूकोज की सप्लाई शुरू हो जाएगी। तो हमारे बॉडी में ग्लूकोज की जो सप्लाई होती है सेल्स को, वो कब होती है, जब इंसुलिन प्रेजेंट होता है। हालांकि ग्लूट कई तरह के होते हैं, तो कुछ ग्लूट ऐसे भी होते हैं जो इंसुलिन इंडिपेंडेंट हैं, वो बिना इंसुलिन के भी खुल जाते हैं और थोड़ा थोड़ा ग्लूकोज देना शुरू कर देते हैं, बट जो मेजर सप्लाई होती है ना ग्लूकोज की, वो तभी होती है जब इंसुलिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ग्लूट 4 जो हमने पढ़ा था बायोमॉलिक्यूल में, नाम था सिर्फ। तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन ग्लूकोज को सेल्स को बांटता है, यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मलाइज की तरफ लाता है। जब भी मैं बोल रही हूँ ना कम करता है, तो कम का मतलब कि जब हमने खाना खाया तो ग्लूकोज ब्लड में पहुंच गया एब्जॉर्ब होके, अब ब्लड लेवल बढ़ गया है, ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है, तो उस बढ़े हुए लेवल को कम करना है, यानी सेल्स को ग्लूकोज देते जाना है और उसको नॉर्मल पे ले आना है, कम करके नॉर्मल पे ले आना है, ठीक है। और अगर फिर भी ग्लूकोज बच जाता है सेल्स को देने के बाद भी, तो वो सारा एक्स्ट्रा ग्लूकोज लिवर को दे देगा कि लो भाई लिवर तुम स्टोर कर लो। किस फॉर्म में करता है लिवर, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल के स्टोर कर लेगा कि जब सेल्स मांगेंगी, ज़रूरत होगी, तब मैं वापस सप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो इंसुलिन का काम होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना, इन शॉर्ट, है ना। तो कम करने का मतलब, अगर किसी में इंसुलिन ही कम हो गया, अगर किसी में इंसुलिन ही कम हो गया, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल का क्या होगा बताओ। इंसुलिन ही नहीं आ रहा पैनक्रियाज से, हम खाना तो खा रहे हैं, भूख तो लगती है, ग्लूकोज ब्लड में भी आ गया, पर पैनक्रियाज के पास या तो इंसुलिन है नहीं, या इंसुलिन आ रहा है तो वो काम नहीं कर पा रहा। बहुत सारे अलग अलग डायबिटीज़ में रीजंस होते हैं। तो अगर इंसुलिन काम ही नहीं कर रहा तो ग्लूकोज की सप्लाई नहीं होगी, ग्लूकोज की सप्लाई नहीं होगी तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, और अगर तुम्हारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा तो यू विल बी अ पेशेंट ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। एम फॉर मीठा, एम फॉर मेलाइटस, सिंपल ट्रिक है याद रखने के लिए, ठीक है। मेलाइटस, ग्लूकोज मीठा होता है ना इसलिए, ओके। तो डायबिटीज़ मेलाइटस, तो याद रहेगा आपको मेलाइटस में डेफिशिएंसी। अब ये जो डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हुआ, लेकिन ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो गया बच्चों, बढ़ गया। तो ये जो बढ़ा हुआ ग्लूकोज है ब्लड में, वो ब्लड को नुकसान पहुंचाएगा, ब्लड गाढ़ा होने लगेगा। बॉडी नहीं चाहती कि ज़्यादा ग्लूकोज रखना, तो वो किडनीज़ को बोलेगी कि तुम इसको एज अ वेस्ट प्रोडक्ट निकालना स्टार्ट कर दो। और किडनीज वो ग्लूकोज जो हमारी सेल्स के लिए कितना ज़रूरी था, सेल्स का फ्यूल है ना, वो सेल्स को जाकर एटीपी बना कर देता, पर वो घुस ही नहीं पा रहा सेल्स में। सोचो वो पूरा वेस्ट होगा, तुम्हारी किडनीज़ के थ्रू निकल के यूरिन के थ्रू बाहर जाने लगेगा। तुम तो खा रहे हो सोच के कि बॉडी को एनर्जी मिलेगी, मिलेगी ही नहीं एनर्जी। ये होता है डायबिटीज़ में, इसलिए पेशेंट एक साइकिल में फंस जाता है पूरा। समझ में आ रही है आप लोगों को बात। तो डिफरेंस क्या होगा, तो इसीलिए डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट को भी बार बार पॉलीयूरिया जाना पड़ता है, बार बार यूरिन जाना पड़ता है, क्योंकि यूरिन ज़्यादा बनने लगता है ग्लूकोज को निकालने के लिए। बट अलॉन्ग विद ग्लाइकोस्यूरिया, समझ गए, वहाँ पर भी पॉलीयूरिया है, यहाँ पर भी, इसलिए दोनों डिजीज़ का नाम डायबिटीज़ है। बट वहाँ पर ग्लूकोज नहीं मिलेगा यूरिन में, यहाँ पर जैसे यूरिन टेस्ट करेंगे ग्लूकोज उसमें प्रेजेंट आएगा, ठीक है। किसी भी नॉर्मल पर्सन के यूरिन में ग्लूकोज नहीं होता, डायबिटीज़ मेलाइटस में ही होता है, दैट इज़ ग्लाइकोस्यूरिया। तो ये बोल रहा है कि डायबिटीज़ मेलाइटस में इसमें से क्या होता है, ये रहा ग्लाइकोस्यूरिया। और ये भी बताया था मैंने तुम्हें कि लेटर स्टेज में इन पेशेंट्स में कीटोन बॉडीज़ बनने लगती हैं और कीटोन यूरिया भी हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट 2020 का क्वेश्चन है, मैच द कॉलम। करो भाई, पिट्यूटरी ग्लैंड को किससे मैच करोगे, पिट्यूटरी ग्लैंड को करो मैच। इनमें से कौन सी डिजीज़ है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड है, ये आ गया, देखो कितना इनडायरेक्ट सा क्वेश्चन है। इंसिपिडस, इंसिपिडस एडीएच, और एडीएच को कौन सिक्रीट करता है, याद है, हाइपोथैलेमस उसे बनाकर पोस्टीरियर पिट्यूटरी को दे देता है कि तुम स्टोर कर लो,
पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स याद है कि रिवाइज करवाऊँ? ये भी हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, छोटी सी मटर के दाने जैसी, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पार्ट्स होते हैं क्या? ये दिस इज एंटीरियर पिट्यूटरी, दिस इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब आप देखो ध्यान से, ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस में स्पेशल न्यूरॉन्स हैं, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स पढ़ा था हमने नर्वस सिस्टम में। तो ये न्यूरॉन्स हैं जिनके एक्सॉन सीधा पिट्यूटरी में पहुंच रहा है, यानी इसका जो हार्मोन है वो सीधा पिट्यूटरी में सिक्रीट हो रहा है, ब्लड में नहीं डाल रहा है ये इस वाले हार्मोन को, सीधा पिट्यूटरी को कह रहा है कि तुम मेरे हार्मोन को स्टोर कर लो। वो कौन से 2 हार्मोन्स हैं जो पिट्यूटरी स्टोर करती है? एक तो ADH, जिसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन, और दूसरा है बच्चों ऑक्सीटोसिन। डू रिमेंबर, ये 2 हार्मोन्स बनाए तो हाइपोथैलेमस ने हैं, पर पिट्यूटरी में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने इनको स्टोर किया है, और क्योंकि न्यूरॉन्स के थ्रू इनको रिसीव किया है तो इसका दूसरा नाम है न्यूरो हाइपोफाइसिस। पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए हाइपोफाइसिस टर्म आता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस, क्योंकि न्यूरॉन के थ्रू सीधा रेगुलेटेड है ये, ठीक है। ये स्टोर करके रखेगी, जब भी सिग्नल्स आएंगे हाइपोथैलेमस इसको देगा, ये उनको ब्लड में सिक्रीट कर देगी, ठीक। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के तो 2 हार्मोन समझ में आ गए। अब एंटीरियर पे आ जाओ। एंटीरियर पिट्यूटरी अपने हार्मोन खुद बनाती है, वो हाइपोथैलेमस से उधार नहीं लेती, वो खुद बनाती है अपने हार्मोन्स, पर हाँ वो सिक्रीट उन्हें तब करेगी, ये आपको ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क दिखाया है, ठीक है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड की सेल्स हैं, तो सिक्रीट ये तब करेगी हार्मोन्स को जब हाइपोथैलेमस से सिग्नल्स मिलेंगे, ठीक है। सिग्नल्स कैसे मिलते हैं? यहाँ पर हार्मोन्स के थ्रू मिलते हैं। यहाँ तो सीधा न्यूरोनल सिग्नल्स आ रहे थे, इसको हार्मोन्स के थ्रू मिलते हैं। इसका नाम है एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस कैसे मिलते हैं, उसमें भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिस्टम है। आपको ध्यान है सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाते वक्त मैंने आपको एक पोर्टल वेन बताई थी कि हमारी इंटेस्टाइन से जो वेन्स ब्लड को कलेक्ट, मतलब जो इंटेस्टाइन के चारों तरफ जो वेन्स हैं उनमें जो ब्लड है वो फूड, उसमें खूब सारे न्यूट्रिएंट्स आ गए होंगे, उसने एब्जॉर्ब किया होगा, तो वो जो ब्लड है वो सीधा वेना केवा में नहीं जाता बल्कि लिवर की तरफ जाता है, एक स्पेशल वेन के थ्रू, हिपैटिक पोर्टल वेन। लिवर में वो वेन क्या करती है, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स को दे देती है लिवर को, और फिर ब्लड अल्टीमेटली वेना केवा में जाता है। यानी 2 ऑर्गन्स डायरेक्टली आपस में कनेक्टेड हैं। यूजुअली हार्ट से ऑर्गन्स कनेक्टेड होते हैं, बट यहाँ इंटेस्टाइन और लिवर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं विद अ पोर्टल वेन, बाय अ पोर्टल वेन, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही सिस्टम हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच में भी होता है, पोस्टीरियर में नहीं, एंटीरियर पिट्यूटरी। आप देखो ध्यान से कि ये हाइपोथैलेमस से, ये हाइपोथैलेमस के स्पेशल न्यूरॉन है, ये छोटा सा ही न्यूरॉन है, इसने कुछ हार्मोन्स को बनाकर ये ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स में डाल दिया, ठीक है। अब नॉर्मली जो ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं, वो रियूनाइट होकर वेन बनाती हैं और वेन खुलनी चाहिए वेना केवा में, पर यहाँ ऐसा नहीं हुआ। ये जो वेन बनी, ये स्पेशल वेन पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ गई। इस स्पेशल वेन का नाम है पोर्टल वेन, दिस इज अ पोर्टल वेन। किसकी तरफ गई है ये, पिट्यूटरी की तरफ, तो इसका नाम है हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन, वो तुमसे नहीं पूछेंगे, ठीक है। इस पोर्टल वेन में क्या आ रहे हैं, 2 तरह के हार्मोन्स आ रहे हैं। कौन से 2 तरह के हार्मोन्स आ रहे हैं, एक रिलीजिंग हार्मोन्स आ रहे हैं, एक इनिबिटरी हार्मोन्स आ रहे हैं। प्लीज़ जिसको ये चैप्टर डिटेल में पढ़ना है, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन में पढ़ना, जाके मैंने बहुत इंटरेस्टिंग तरह से पढ़ाया है। यहाँ पे पूरा रिवीजन कराने बैठूंगी तो बहुत लंबा खिंच जाएगा, यहाँ बिल्कुल शॉर्ट में बता रही हूँ, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस से जो 2 तरह के हार्मोन्स आते हैं, रिलीजिंग हार्मोन्स और इनिबिटरी हार्मोन्स, वो इन्होंने इस पोर्टल वेन में डाल दिए, कैपिलरीज में। इसने पोर्टल वेन बनाई, पोर्टल वेन यहीं आ गई पिट्यूटरी ग्लैंड में, फिर से इसने कैपिलरीज बना दी। अब ये हार्मोन सप्लाई करेगी और फिर एंटीरियर पिट्यूटरी अपने हार्मोन्स बनाएगी, सिक्रीट करेगी ब्लड में, बना तो पहले ही चुकी है, उसके पास थे, ठीक है। तो वो कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी बनाती है, पोर्टल वेन समझ में आ गई, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी बनाती है बहुत सारे हार्मोन्स, पूरी लिस्ट है हार्मोन्स की दे रखी। सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन, फिर मेमोरी ग्लैंड्स के लिए लैक्टोजन, मिल्क से रिलेटेड है प्रोलैक्टिन, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए थायराइड स्टिमुलेटिंग, एड्रीनल को करने के लिए, एड्रीनल में 2 पार्ट होते हैं क्या, कॉर्टेक्स और मेड्यूला, तो मेड्यूला को सीधा नर्व से स्टिमुलेट करती हैं, कॉर्टेक्स के लिए ACTH, ठीक है। और हमारे गोनाड्स को स्टिमुलेट करने के लिए LH एंड FSH, इसलिए इन दोनों को कहते हैं गोनाडोट्रोफिन्स। क्या कहते हैं इन दोनों को, गोनाडोट्रोफिन्स, गोनाड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, GN, गोनाडोट्रोफिन्स हैं ये दोनों हमारे, LH और FSH। डू रिमेंबर, गोनाडोट्रोफिन्स गोनाड्स नहीं बनाते बच्चों, गोनाडोट्रोफिन्स कौन बनाता है, देखो 1 मिनट यहाँ पे लिख देती हूँ मैं ज़रा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, पढ़ा रखी है वैसे तो मैंने।
हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और ये गोनाड्स। तो हाइपोथैलेमस से आएगा गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड से आएंगे गोनाडोट्रोफिन्स। गोनाडोट्रोफिन्स दो हैं, कौन से दो हैं? FSH एंड LH, ये दोनों गोनाडोट्रोफिन्स हैं। ये जब गोनाड्स पे एक्ट करेंगे तो ये गोनाड से सिक्रीट करवाएंगे सेक्सुअल हार्मोन्स। सेक्सुअल हार्मोन्स में आते हैं मेल्स में आपको पता है एंड्रोजन्स, जिसमें कि टेस्टोस्टेरॉन है, और फीमेल में आते हैं प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। ठीक है, ये बहुत कंफ्यूजिंग टर्म्स होती हैं। आप क्या करते हो, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को यहाँ कर देते हो। ये गोनाडोट्रोफिन्स हैं दोनों। गोनाडोट्रोफिन गोनाड से सिक्रीट नहीं होते, गोनाड पर एक्ट करते हैं, जिससे गोनाड अपने हार्मोन्स बनाए। टेस्टिस है तो एंड्रोजन बनाएगा, ओवरी है तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन बनाएगी। ठीक है, ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही सेम थायराइड की कहानी होती है, थायराइड में भी वही है। हाइपोथैलेमस से आएगा TSH रिलीजिंग हार्मोन, वो थायराइड ग्लैंड, वो सॉरी थायराइड कहाँ से आ गया, हमेशा हाइपोथैलेमस का हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड से आएगा TSH। TSH थायराइड ग्लैंड को बोलेगा कि तुम अपना हार्मोन बनाओ, फिर ये बनाएगी T3 एंड T4। बात समझ में आ गई क्या? T3 एंड T4 हमेशा ऐसे क्यों लिखती हूँ मैं? T3 एंड T4 में से एक्चुअली क्या होता है, T4 एक्टिव फॉर्म होती है बच्चों। ठीक है, T4 एक्टिव फॉर्म, नहीं उल्टा बोल दिया मैंने, वेरी सॉरी। T3 एंड T4 में से T3 एक्टिव फॉर्म होती है। जब ग्लैंड हार्मोन बनाती है तो T4 की फॉर्म में बनाती है। T4 सेल के अंदर घुस जाता है, टारगेट सेल्स में, अंदर जाकर इसका डी आयोडीनेशन होता है, इसमें से एक आयोडीन को हटा दिया जाता है, टेट्रा आयोडो की जगह ये ट्राई आयोडो रह जाता है, T3 की फॉर्म में आ जाता है, और फिर T3 सेल से अपने फंक्शंस करवाता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? इस तरह ये एक्सेस काम करती है, तीनों हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी मिलकर। तो ये हाइपोथैलेमस के हार्मोन, पिट्यूटरी के हार्मोन समझ में आ गए। अब यहाँ पर अगर तुम याद रख सको तो एक छोटी सी चीज़ है, अभी मैं तुम्हें MSH के बारे में बता रही थी ना, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो वैसे या तो तुम उसको एग्जैक्ट याद रखना चाहो ना, तो एंटीरियर पिट्यूटरी से भी ज़्यादा अच्छा है तुम उसको पार्स इंटरमीडिया में याद रखो। पार्स इंटरमीडिया क्यों? क्योंकि एक्चुअली यहाँ तो तुम्हें दो ही पार्ट दिखाए हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर, बट एंटीरियर पोस्टीरियर के बीच में यहाँ पर एक छोटा सा मिडिल लोब और होता है, एक मिडिल लोब और होता है। ये होता है पोस्टीरियर लोब, ये होता है एंटीरियर लोब, और ये होता है मिडिल लोब। तो इन तीनों के नाम है, इसको कहते हैं पार्स डिस्टालिस, ये यहाँ पे सबसे दूर है, आगे की तरफ है, तो ये होता है पार्स डिस्टालिस, ये होता है पार्स इंटरमीडिया, और ये होता है, इसका क्या नाम था, पार्स नर्वोसा, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। यस, है ना? तो ये देखो इसका नाम तो लिखा हुआ है, सबका नहीं लिखा हुआ, पार्स डिस्टालिस लिखा हुआ है और पार्स इंटरमीडिया लिखा हुआ है। उसका नहीं दे रखा क्या, पार्स नर्वोसा, ये रहा पार्स नर्वोसा, उसका भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब ऐसे तो बहुत डिटेल्स हैं ना, सारी डिटेल्स रिवाइज नहीं करने वाले, हम मेन चीज़ें देख रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो जो MSH है वो एग्जैक्टली किससे बनता है, इस मिडिल लोब से बनता है। ठीक है, मिडिल लोब से बस एक ही हार्मोन बनता है, दैट इज MSH। देखो लिखा है ना, हाउएवर इन ह्यूमंस द इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज्ड विद डिस्टालिस। इसलिए ऐसा कह देते हैं, कई बार ऑप्शन में ये नहीं हो तो तुम इसको भी चूज कर सकते हो, क्योंकि ये मर्ज हो रखा है डिस्टालिस में, तो दिखाई नहीं देता हमको अलग से। ठीक है, सिर्फ ह्यूमंस में, बाकियों में दिखाई देता है। डन? ठीक है, सो क्वेश्चन ये वाला तो हो गया था हमारा। क्या क्वेश्चन है हमारे पास? तो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड हो गया इंसिपिडस, ADH। थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड हो गई ग्रेव्स डिजीज, हाइपरथायरॉयडिज्म, एक्सॉप्थैलेमिक। एड्रीनल ग्लैंड से रिलेटेड एडिसन्स डिजीज, और पेनक्रियाज इंसुलिन से रिलेटेड डायबिटीज मेलाइटस। ए का थर्ड, सॉरी बी का फर्स्ट, सी फोर्थ एंड डी सेकेंड। डन। 2020। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, बताओ, करेक्ट बताना है तुमको। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब अगेन यहाँ पे कौन से हार्मोन आ गए, ये ग्लूकागॉन, इंसुलिन, ये सब आ गए। ठीक है, इनके बारे में बताती हूँ, देखो समझना। इंसुलिन के बारे में तो अभी मैंने तुम्हें बता ही दिया, पैनक्रियाज से सिक्रीट होता है। उसी पैनक्रियाज से इंसुलिन के साथ एक और हार्मोन सिक्रीट होता है, दैट इज ग्लूकागॉन। जैसे मैं तुमको अभी कैल्सीटोनिन और PTH के बारे में बता रही थी ना, बिल्कुल वैसे ही दो हार्मोन्स हैं जिनका नाम है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। पैनक्रियाज पे आ जाओ एक बार, ये रहा
ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट काम करके ग्लूकोज के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। कैसे? जो मैं आपको कह रही हूँ कि हमारे पैनक्रियाज में 99% पार्ट तो एक्सोक्राइन है, सिर्फ 1 से 2% पार्ट जो है हमारे पैनक्रियाज का वो एंडोक्राइन है। उस एंडोक्राइन पैनक्रियाज में अगर आप पैनक्रियाज के स्ट्रक्चर को देखोगे तो उस एंडोक्राइन पैनक्रियाज में ऐसे जगह जगह बीच बीच में आपको कुछ आइलेट्स मिलेंगे। आइलेट्स मतलब सेल्स के छोटे छोटे ग्रुप्स, जैसे समुद्र में आइलैंड होते हैं वैसे ये आइलेट्स हैं, क्योंकि 99% तो एक्सोक्राइन है, सिर्फ 1% टिश्यू क्या है, एंडोक्राइन है। इनको कहते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, साइंटिस्ट के नाम पर। इन आइलेट्स को जब आप डिटेल में देखोगे तो इनमें कई तरह की सेल्स होती हैं। उनमें से 2 मेन सेल्स हैं, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। ठीक है, तो हमेशा आपको याद रखना है कि जो अल्फा और बीटा है उनमें से बेटा इंसुलिन बनाता है। ठीक है, बेटा इंसुलिन बनाता है, गड़बड़ मत करना प्लीज़ एग्जाम में। तो अल्फा क्या बनाएगा, ग्लूकागॉन बनाएगा। अल्फा क्या बनाएगा, ग्लूकागॉन बनाएगा। ठीक है, तो ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं बच्चों, समझना। हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद हमारा ग्लूकोज एब्जॉर्ब हुआ, ब्लड में ग्लूकोज आ गया। अब जैसे ही ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ा तुरंत इंसुलिन आएगा। क्यों आएगा इंसुलिन? क्योंकि इंसुलिन का काम है ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कम करना। सप्लाई करवाएगा ना ग्लूकोज की, किस किस को सप्लाई करवाएगा, सेल्स को दे देगा, थोड़ा बहुत मसल्स भी सेल ही एक तरह की, वहाँ पे जाकर स्टोर करवा देगा, और एक्स्ट्रा बच गया लिवर को दे देगा कि लो भाई तुम ले लो और इसको ग्लाइकोजन में बदल के स्टोर कर लो। ठीक है, तो ये सारे काम करवाएगा। अब इसने सप्लाई कर दी और ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रेंज पर आ गया ब्लड में, चलो भाई ठीक है। बट बाई चांस सप्लाई करते करते नॉर्मल से भी नीचे चला गया, या यूँ समझ लो कई बार बहुत घंटे हो गए, हम कहीं बिजी हैं कुछ हैं और हम खाना नहीं खा पा रहे हैं और हमारे ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम हो गया, जितना ब्लड में नॉर्मली हमेशा ग्लूकोज रहना चाहिए उससे नीचे जा रहा है ग्लूकोज, तो तुरंत पैनक्रियाज को सिग्नल जाएंगे और ग्लूकागॉन को लेकर आएगा, भेजेगा पैनक्रियाज कि ग्लूकागॉन तुम जाओ, ब्लड का ग्लूकोज लेवल ज़रूरत से भी नीचे चला गया है, अब तुम उसको बढ़ाओ। बढ़ाओ कैसे? ग्लूकागॉन कैसे बढ़ाएगा बताओ? ग्लूकागॉन कैसे बढ़ाएगा? ग्लूकागॉन बढ़ाने के लिए क्या करेगा, लिवर को बोलेगा, लिवर को जाके बोलेगा कि जो ग्लाइकोजन तुमने स्टोर कर रखा है ना, उस ग्लाइकोजन को तोड़ो, ग्लूकोज में बदलो और फटाफट उस ग्लूकोज को ब्लड में भेजो। ब्लड में कोई भी चीज़ ना बढ़नी चाहिए ना कम होनी चाहिए, जैसे ही बढ़ती है या कम होती है तुरंत उसके जो पहरेदार हैं, मैसेंजर्स हैं, वो आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है डाइट के बाद और उसे कम करना है, तब तो कौन आया था, इंसुलिन आया था। तो इंसुलिन तो क्या कर रहा है, हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करवाता है, यस और नो? इंसुलिन क्या करता है, हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करवाता है, सिंपली सप्लाई ऑफ ग्लूकोज करता है, सभी को सप्लाई ऑफ ग्लूकोज करता है, तुम तो इतना सा लिख लो। और ग्लूकागॉन इसका ऑपोजिट फंक्शन करता है, यानी उसकी ज़रूरत कब पड़ेगी, जब हमारा ब्लड का ग्लूकोज लेवल ज़रूरत से भी नीचे चला गया है, तो अब उसको नॉर्मलाइज करने के लिए ग्लूकागॉन आएगा, और अगर उसका आना नहीं रुका तो वो नॉर्मल से ऊपर भी ले जा सकता है उसको। यानी जो ग्लूकागॉन है वो अल्टीमेटली ब्लड शुगर या ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहा है। तो क्या मैं इसको हाइपरग्लाइसीमिया कह सकती हूँ? जैसे वहाँ हाइपर कैल्सीमिया कहा था, यहाँ हाइपरग्लाइसीमिया कह दो। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या तुम लोगों को? ठीक है, तो ये क्या करेगा, हाइपरग्लाइसीमिया करेगा, यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा, क्या कहा मैंने तुम्हें, लिवर को बोलेगा कि तुम वहाँ से, अच्छा अब रुको, अब यहाँ पे मुझे तुम्हें 2-3 टर्म समझानी है बच्चों, एक बार मैं वो समझा दूँ तुम्हें, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम्स रिपीट होगी, मैंने समझा रखी है वैसे, जस्ट एक बार और बता देती हूँ। एक टर्म तो होती है, एक टर्म तो तुम बहुत पहले से पढ़ते आए हो, दैट इज़ ग्लाइकोलाइसिस। इसका तो सिंपली मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ये तो रेस्पिरेशन के टाइम पर होता है, दैट यू नो, इन रेस्पिरेशन, इसको तो हटा दो। ठीक है, अब सुनो, एक टर्म है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस है ना, ग्लाइकोजन का टूटना, इसका क्या मतलब है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन। अगर ग्लाइकोजन टूटेगा तो ग्लूकोज बनेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, एक टर्म है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस का क्या मतलब है, सुनो, ग्लूकोज का बनना, कहाँ से बनना, किसी नए सोर्स से बनना, यूँ समझ लो तुम। नॉर्मली ग्लूकोज कब बनता है, जब ग्लाइकोजन टूटता है लिवर में, लिवर में टूटेगा ग्लाइकोजन इन लिवर, तो ग्लूकोज बनता है और सप्लाई करना होना शुरू हो जाता है। बट अगर कई बार लिवर में भी नहीं आ पा रहा है, लिवर से भी ग्लूकोज, तो हमारी बॉडी में ग्लूकोनियोजेनेसिस शुरू हो जाता है, यानी ब्रेकडाउन ऑफ, इट इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ
प्रोटीन्स एंड फैट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स टू प्रोड्यूस, टू फॉर्म ग्लूकोज। बनेगा यहां पर भी ग्लूकोज, पर यहां तो ग्लाइकोजन से बन रहा है, जो कि एक नॉर्मल सोर्स है ग्लूकोज का। स्टोर इसलिए कर रखा था ग्लाइकोजन मसल्स में, लिवर में, हर जगह ग्लाइकोजन इसीलिए स्टोर है कि जब जरूरत पड़े ग्लाइकोजन टूटे और ग्लूकोज दे दे। बट अगर कभी इसका स्टोरेज भी कम पड़ जाए तो हम बोलते हैं ना हमारी बॉडी फैट्स और प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन शुरू कर देती है। कैसे करती है वो? फैट एंड प्रोटीन को पहले ग्लूकोज में बदलती है और फिर वो ग्लूकोज यूज होता है। कई बार और तरह से भी करती है, बट यहाँ पर ये समझ लो ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है ग्लूकोज का फॉर्मेशन। कैसे? बाय ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन एंड फैट। ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन एंड फैट्स को प्रोटियोलाइसिस एंड लाइपोलाइसिस कहते हैं। तो क्या ये दोनों एक ही बात है? जब भी हमारी बॉडी में प्रोटियोलाइसिस और लाइपोलाइसिस चल रहा है तब ग्लूकोनियोजेनेसिस भी चलेगा। कोई भी हार्मोन जो ये दो काम करवा रहा है वो ये काम भी करवाएगा। सिंपल। ये तीन ये वाली टर्म नहीं, ग्लाइको एक टर्म और है ये शायद, ग्लाइकोजेनोलाइसिस हो गया, ग्लूकोनियोजेनेसिस हो गया, और हाँ ग्लूकोजेनेसिस भी था क्या? नहीं, ग्लूकोनियोजेनेसिस ठीक है, अभी आएगी तो बता दूंगी। इन दोनों टर्म्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। अच्छा यही थी वो टर्म्स, हो गई। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना आपको। तो तुम मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हें कह रही हूँ कि ये जो है ग्लूकागॉन, ये लिवर में जाकर क्या करेगा? ये लिवर में जाकर ग्लाइकोजन को बनाएगा या तोड़ेगा? ग्लूकागॉन का काम है ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ाना, तो ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ाने के लिए लिवर का ग्लाइकोजन टूटेगा, तो ये क्या करवाएगा? ये ग्लाइकोजेनोलाइसिस करवाएगा। रटना नहीं है, समझ के करना है, तो तुम्हारे क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। ना सिर्फ ग्लाइकोजेनोलाइसिस करवाएगा, अगर अभी भी ब्लड का ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ पाया है तो उसको बढ़ाने के लिए ग्लूकोनियोजेनेसिस भी शुरू कर देगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब लाइपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस शुरू कर देगा। इसका मीनिंग क्या है? यहीं पर लिख लो, इसका मीनिंग है प्रोटियोलाइसिस एंड लाइपोलाइसिस। ऐसे नहीं अंधाधुन शुरू करेगा, जितनी ज़रूरत है पहले लिपिड्स को यूज़ करेगा, फिर भी नहीं पूरी हो रही है ज़रूरतें तो फिर प्रोटीन्स का लाइसिस करेगा। डन, ठीक है। और ग्लूकोज की सप्लाई रोक देगा सेल्स को, क्योंकि चाहता है ना ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए, तो इट रिड्यूसेस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक। जबकि इंसुलिन क्या कर रहा है? इंसुलिन एनहांस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक। वेरी सिंपल, ठीक है, बिल्कुल उलझना नहीं है लिख रहा। इसलिए इंसुलिन हाइपोग्लाइसीमिया करवाता है ना, जो लिवर जो बचता है उसको लिवर में भेज के ग्लाइकोजेनेसिस करवाता है। डन, समझ में आ गया आप लोगों को? ये रहा डायबिटीज मेलाइटस के बारे में, हो गया क्लियर? तो ये दोनों हार्मोन्स क्या कर रहे हैं? अच्छा इसके बारे में भी बताती हूँ, बार ये देख लो। ग्लूकागॉन इज एसोसिएटेड विद हाइपोग्लाइसीमिया? नहीं, हाइपोग्लाइसीमिया ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम कराना यानी प्रसाद बांटना, वो इंसुलिन का काम है। प्रसाद वापस ब्लड में चढ़वाना ग्लूकागॉन का काम है। इंसुलिन एक्ट ऑन पेनक्रियाटिक सेल्स एंड एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स पे तो करता है, पेनक्रियाटिक सेल्स ऐसे तो सब पे ही करता है इंसुलिन काम, चाहे वो पेनक्रियास से सिक्रीट हो रहा है, हेपेटोसाइट्स पे भी करता है, एडिपोसाइट्स पे भी करता है। फिर उन्होंने ये क्यों लिखा है, एक बार मैं क्वेश्चन मार्क कर देती हूँ। इंसुलिन इज एसोसिएटेड विद हाइपरग्लाइसीमिया। इंसुलिन हाइपरग्लाइसीमिया कराएगा कि इंसुलिन प्रसाद बांटेगा हाइपोग्लाइसीमिया करवाएगा? तो अब हमें करेक्ट बताना है। अब हम ये वाला और देख लेते हैं एक बार। अब इसके बारे में भी बताना पड़ेगा पहले मुझे तुमको। पैनक्रियास तो हो गया, अब पैनक्रियास के ऊपर एक ग्लैंड है एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है, बहुत बड़ी ग्लैंड है। आराम से हमने पूरा एक लेक्चर लेकर इसको पढ़ा है, समझा है। यहाँ पर क्विकली देख लो। एड्रीनल ग्लैंड का जो बाहर की तरफ वाला रीजन दिख रहा है दिस इज कॉर्टेक्स, जो बीच में आपको दिख रहा है दिस इज मेड्यूला, ठीक है। मेड्यूला से बनते हैं कैटाकोलामाइंस। कैटाकोलामाइंस अमीन्स आ रहा है इसके नाम के एंड में, यानी ये अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं। ये अमीनो एसिड्स की चेन नहीं है, ये सिर्फ सिंगल अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। इसमें आता है हमारे इमरजेंसी हार्मोन्स। इमरजेंसी हार्मोन्स आपको पता है हमारे कौन से हैं? एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन। नॉर बोल रही हूँ मैं, नॉन नहीं बोल रही, दोनों सेम काम करते हैं, केमिकल स्ट्रक्चर अलग अलग है इसलिए नाम अलग अलग है। एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन, ठीक है। 80% ये होता है, ये सिर्फ 20% रहता है। देन इनके फंक्शन सबको पता है, वो अभी क्वेश्चन आएगा उस अकॉर्डिंग कर लेंगे। कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स वाला जो रीजन है इसमें एक्चुअली 3 लेयर होती हैं, बाहर से अंदर की तरफ आपको GFR याद रखना है, GFR, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा, रेटिकुलरिस, 3 लेयर होती है, ठीक है। तीनों अलग अलग हार्मोन्स बनाती हैं इससे। GFR, तो GFR से कैसे याद रखोगे आप? G से, G जो है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को नहीं बनाएगा, मतलब G को नहीं बनाएगा, तो ये बनाएगा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स को,
तो ये बनाएगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को, और ये तो अलग ही बनाता है सेक्स कॉर्टिकॉइड, सिर्फ 10% होते हैं ये हार्मोन्स। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जो मिनरल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किडनी वाले चैप्टर में अच्छे से सीखा था हमने, एल्डोस्टेरॉन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में आता है आपका कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं इसको, और इसमें आता है एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड, थोड़ा टेस्टोस्टेरॉन की तरह काम करता है बच्चों। तीनों के नाम, तीनों ही ध्यान रखना स्टेरॉइडल हार्मोन्स हैं। हमारी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स हैं वो मेजरली प्रोटीन्स हैं, पेप्टाइड्स हैं, प्रोटीन की लॉन्ग चेन्स हैं, उनको बोलते हैं पेप्टाइड हार्मोन्स। एक कैटेगरी इसकी अलग कर दो, ये अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं। एक कैटेगरी आयोडीन वाले जो हार्मोन्स थे ना T3 T4, उन दोनों को अलग कर दो। कैल्सिटोनिन को मत लेना, सिर्फ T3 T4 जो आयोडीन से बने हैं वो आयोडो हार्मोन्स हो गए। 3 हार्मोन्स हो गए, पेप्टाइड हार्मोन्स हो गए, अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स हो गए, आयोडोथायरोनिन्स हो गए। और चौथी कैटेगरी है स्टेरॉइडल हार्मोन्स की। स्टेरॉइडल हार्मोन्स में 2 ही एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, एक तो कॉर्टेक्स से सिक्रीट होने वाले सारे हार्मोन, और एक हमारे सेक्सुअल हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। ये हमारे स्टेरॉइडल हार्मोन्स हैं बच्चों, यानी ये लिपिड नेचर के हार्मोन्स हैं। ठीक है, तो ये जो तीनों हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होने वाले, इन तीनों को मिलाकर, इन सबको मिलाकर कहते हैं कॉर्टिकॉइड्स। दे आर स्टेरॉइडल हार्मोन्स। ये प्रोटीन्स नहीं बल्कि लिपिड्स के डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को? तो इस पर है क्वेश्चन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पर। पहले तो ये हार्मोन्स के नाम इस तरह से एकदम परफेक्टली आपको सबको याद होने चाहिए, ये रीजन भी पता होना चाहिए किससे क्या बनता है। जी से जी नहीं बनता तो आपको याद रहेगा। ठीक है, अब उन तीनों के फंक्शन सुनो। मिनरेलो में एल्डोस्टेरॉन का दोबारा नहीं बताऊंगी, अच्छे से पढ़ रखा है हमने। कॉर्टी इसका, और इस वाले का फंक्शन है मेल टेस्टोस्टेरॉन की तरह फीचर्स, फेशियल हेयर, एक्सियल हेयर्स, इन सबको, हेयर को ग्रोथ करवाना। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का फंक्शन थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो हैं, कॉर्टिसोल, वो क्या करता है बच्चों हमारी बॉडी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे दे रखा है उससे रिलेटेड, कि ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, नाम याद रखना, कॉर्टिसोल, ये क्या करता है, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस कर रहा है। यानी क्या ये सिमिलर है ग्लाइकोजन, ग्लूकागॉन के? बताओ फटाफट। अभी ग्लूकागॉन पढ़ा था हमने, ग्लूकागॉन क्या कर रहा था, लिवर में ग्लाइकोजन को तोड़ रहा था, तो ये भी तो वही काम कर रहा है। ये ग्लाइकोजन को तोड़ता भी है, यहाँ पे लिखा नहीं है, कहाँ गया, लिख लो तुम चाहे से। ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लाइकोजेनोलाइसिस भी करता है, एज वेल एज ग्लूकोज को नए सोर्सेज यानी लिपिड्स एंड प्रोटीन्स से भी बनाता है। अल्टीमेटली ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। ठीक है, क्यों बढ़ाता है? क्योंकि ये तब सिक्रीट होता है, ये एक तरह का स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं इसको। जैसे इमरजेंसी हार्मोन अलग है, मिक्स मत कर देना, इमरजेंसी हार्मोन्स भी ये सेम काम करते हैं। एड्रेनालिन जब भी सिक्रीट होता है, जब हम इमरजेंसी सिचुएशंस में होते हैं, उस दौरान हमारी बॉडी में लगातार एटीपी कंजम्पशन बढ़ जाता है, तो बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत होती है ग्लूकोज की। अब ग्लूकोज की सप्लाई तो इंसुलिन आके करवा देगा, पर ग्लूकोज ब्लड में लाओ तो सही। तो अभी खाना तो उस वक्त खा नहीं रहे हम, है ना, तो ग्लूकोज को ब्लड में कैसे लाएं? तो ब्लड में ग्लूकोज को लाने के लिए एक तरफ से इमरजेंसी हार्मोन आता है। इमरजेंसी हार्मोन क्या करता है, सब जगह लिवर में जाके ग्लाइकोजेनोलाइसिस शुरू कर देता है, ग्लाइकोजन को तोड़ता है, ग्लूकोज बनाओ ब्लड में डालो। ग्लूकोनियोजेनेसिस शुरू करता है, लिपिड एंड प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन करता है, तोड़ो और सेल में डालो। ठीक है, स्ट्रेस, ये जो कॉर्टिसोल है हमारा, ये भी यही काम करता है ना, कि इस समय बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत है एटीपी कंजम्पशन की, ग्लूकोज की सप्लाई तो इंसुलिन करवा देगा, बट ग्लूकोज को लाओ तो सही ब्लड में, तो सेम काम। तो 3 हार्मोन्स याद रखना, इमरजेंसी हार्मोन, यहीं पे लिख लो, सिमिलर टू इमरजेंसी हार्मोन एड्रेनालिन। ठीक है, ये तीनों हार्मोन्स जो हैं बच्चों, ये सेम तरह से काम करते हैं, अल्टीमेटली ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? ग्लाइकोजन को तोड़ के, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स को तोड़ के, यानी ग्लूकोज को नए सोर्सेस से भी बनवा कर। डन, याद रहेगा, है ना। एंड लिखा है देखो, इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स के यूटिलाइजेशन को रोक देते हैं, क्यों? क्योंकि अगर अमीनो एसिड्स यानी प्रोटीन्स की, अभी अमीनो एसिड्स की ज़रूरत प्रोटीन्स बनाने के लिए नहीं है, अभी तो हम प्रोटीन्स को तोड़ रहे हैं, क्योंकि हमें ग्लूकोज से, हमें बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत ज़्यादा है। बाद में जब ये ज़रूरत पूरी हो जाएगी, बाद में जब ये ज़रूरत पूरी हो जाएगी, तब अमीनो एसिड्स की सप्लाई वापस शुरू कर देंगे। अभी हमें अमीनो एसिड्स की ज़रूरत कहीं और है। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या?
तो ये कॉर्टिसोल का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसके अलावा देखो कॉर्टिसोल यस वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारी मेडिसिन में यूज़ होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी है ये, इन्फ्लेमेशन हो जाता है ना, आप देखना जो ये होती हैं स्किन पर लगाने वाली दवाइयाँ या इन्फ्लेमेशन चोट पे लगाने वाली दवाइयाँ, उन पे लिखा रहता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आप वहाँ भी तो पढ़ते हो बच्चों, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स है ना कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो ये सारे काम ये इसी की बात हो रही है ये, ओके। ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, ये रहा, सप्रेस द इम्यून रिस्पॉन्स आ गया, इम्यूनोसप्रेसिव भी है ये, ना सिर्फ ये काम कर रहा है बल्कि इसके अलावा एंटी इन्फ्लामेटरी है, इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस कर रहा है, हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और किडनी रेगुलेशन में भी इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं किडनी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है इनडायरेक्टली। वैसे तो एल्डोस्टेरॉन था, ये भी है कॉर्टिसोल भी, ठीक है, ये रहा। फिर बस, और हाँ, और यस ये रहा एक और फंक्शन इसका, ये थायराइड के जैसा है, इट ऑल्सो स्टिमुलेट द आरबीसी प्रोडक्शन। यानी आरबीसी प्रोडक्शन के लिए अभी तक 3 हो गए, एक तो इरिथ्रोपोइटिन था, फिर एक थायरॉक्सिन आया, और अभी आ गया कॉर्टिसोल, ठीक है। कॉर्टिसोल के फंक्शन किसी ना किसी से मिलते जुलते हैं, क्लियर, ये आपको सारे ध्यान रखने हैं। एल्डोस्टेरॉन के कोई अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, एल्डोस्टेरॉन जैसे ही आए रास सिस्टम याद कर लेना, जो वहाँ करता है वही काम यहाँ लिखा हुआ है, नथिंग न्यू, कुछ भी यहाँ पर नया नहीं है। ये रहे एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स, ये वही हेयर ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं हर जगह प्यूबर्टी के टाइम पर, ठीक है, डन। इस तरह से आप याद रखोगे कॉन्सेप्चुअली समझ के, तो आपको दिक्कतें नहीं आएगी। क्या मैं इसको हटा दूँ? तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर ये कह रहा है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो हैं, यानी कॉर्टिसोल जो हार्मोन है, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करता है, यस करता है, ठीक है, यस बिल्कुल सही बात है। तो फिर हाँ, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे डाउट हो रहा था कि ये क्या कर रहे हैं गड़बड़। इंसुलिन एक्ट ऑन पेनक्रियाटिक सेल्स एंड एडिपोसाइट्स, इन्होंने इस वे में गलत कर दिया होगा बच्चों, क्योंकि इंसुलिन जो है ना वो आपकी एनसीईआरटी में लिखा है कि वो हिपैटिक सेल्स और एडिपोसाइट्स पे काम करता है। इंसुलिन जो है, कहाँ गया इंसुलिन, ये रहा, इंसुलिन एक्ट ऑन द, where it is, ये रहा, इंसुलिन एक्ट मेनली ऑन हिपैटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स। बट फिर आई मस्ट से कि इनको मेनली भी लिखना चाहिए, है ना। ऐसे हम ये नहीं कह सकते कि वो पैनक्रियाटिक पे बिल्कुल ही काम नहीं करता, पैनक्रियाटिक से आया है वो, पर अल्टीमेटली पैनक्रियाटिक सेल्स को भी कहीं ना कहीं किसी चीज़ में ज़रूरत होती होगी। बट ठीक है, एनसीईआरटी के रेफरेंस में हम इसको रॉन्ग मान लेते हैं, तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो गया ऑप्शन 1, ठीक है, डन। एड्रिनल ग्लैंड समझ में आ गई आप लोगों को, यहीं पर रिवीजन हो गया एड्रिनल ग्लैंड का पूरा। चलिए नेक्स्ट क्या है, 2019, मैच द कॉलम कर दो भाई। इंसुलिन डिजीज मैच करनी है, इंसुलिन ये रहा, डायबिटीज मेलाइटस, थायरॉक्सिन इंसिपिडस मेलाइटस में कंफ्यूज हो, एम फॉर मीठा, ग्लूकोज नहीं हो गए कंफ्यूज, थायरॉक्सिन गॉइटर, कॉर्टिकॉइड्स अभी बताया, तीनों के उसको कहते हैं, एडिसन्स डिजीज आई थी एड्रिनल में, एडिसन्स, और ग्रोथ हार्मोन से ये रहा एक्रोमेगाली, ये एडीएच से है, एडीएच दिया नहीं है तो इसको हम मैच नहीं कर रहे। सो इंसुलिन का डायबिटीज़ ए का 5th है, 2 ऑप्शंस में दिया है, बी का गॉइटर है 4th, ये रहा ऑप्शन 4, डन, सी फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट, विच कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ऑस्टियोपोरोसिस। देखो ऑस्टियोपोरोसिस वर्ड का मतलब है बोन्स का वीक होना, बोन्स पोरस होना का मतलब एक तरह से बोन्स में कैल्शियम कम हो गया है, बोन्स की डेंसिटी कम होना, ठीक है, इसमें फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं बच्चों। तो आपको ध्यान है, एक तो हमने ऑस्टियोपोरोसिस लोकोमोशन एंड मूवमेंट में पढ़ाई था, वहाँ पे हमने कहा था कि फीमेल्स में मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन कम हो जाता है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो एक हार्मोन तो एस्ट्रोजन हो गया, एस्ट्रोजन वैसे तो एक ही ऑप्शन में दिया है, बट अगर और भी ऑप्शन में दिया होता तो पैराथायरॉयड को क्यों चूज़ किया मैंने, तुम बताओ। पैराथायरॉयड इसलिए चूज़ करेंगे हम, अभी मैंने तुम्हें कहा था कि पैराथायरॉयड ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, हाइपर कैल्सीमिया करता है, इसके लिए वो बोन्स से भी रिजॉर्प्शन शुरू कर देता है। अगर किसी वजह से किसी पेशेंट में पीटीएच बढ़ गया तो वो ज़रूरत से ज़्यादा रिजॉर्प्शन करने लगेगा, बोन्स में से ज़रूरत से ज़्यादा कैल्शियम निकालने लगेगा, उसका तो काम है। और अगर बोन्स में ज़रूरत से ज़्यादा कैल्शियम निकालोगे तो बोन्स फिर वीक हो जाएंगी, फिर पोरस हो जाएंगी। तो ऑस्टियोपोरोसिस का एक कारण हाइपर पैराथायरॉयडिज्म भी होता है। तो ये दोनों ही हार्मोन्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, एक की कमी और एक की एक्सेस की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है, डन। नेक्स्ट, जीएनआरएच किसका फुल फॉर्म है, गोनाडोट्रोफिन्स का नहीं, गोनाडोट्रोफिन्स रिलीजिंग हार्मोन, जो कहाँ से आते हैं, हाइपोथैलेमस से। तो
तो ये कह रहा है दे एक्ट ऑन, ये कहाँ एक्ट करेंगे बताओ तुम, गोनैड्स पे मत पहुंचा देना, जो हाइपोथैलेमस से आएगा वो पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा, जो पिट्यूटरी से आएगा वो नेक्स्ट ग्लैंड पे एक्ट करेगा, ठीक है। तो दे एक्ट ऑन, अब कहाँ पर एक्ट कर रहे हैं ये, एंटीरियर पिट्यूटरी पे या पोस्टीरियर पे, गोनाडोट्रोफिन्स तो एंटीरियर से आते हैं, तो पोस्टीरियर वाले ऑप्शन तो वैसे ही हटा दो, ठीक है, पोस्टीरियर में तो एडीएच और ऑक्सीटोसिन है। अब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आ रहे हैं ये और बोल रहा है कि ये स्टिमुलेट करेंगे एलएच एंड एफएसएच को, या एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आ रहे हैं नहीं पे एक्ट करेंगे और स्टिमुलेट करेंगे सिक्रीशन ऑफ एलएच एंड ऑक्सीटोसिन को, तो सीधा सीधा ऑप्शन 1, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट करते हैं और फिर गोनेडोट्रोफिन्स के सिक्रीशन को बढ़ाते हैं। एलएच एंड एफएसएच को कलेक्टिवली क्या कहते हैं बच्चों, दे आर कॉल्ड गोनाडोट्रोफिन्स, शॉर्ट में आप इसको जीएन से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये जीएनआरएच है वो जीएन है, और जब ये गोनाड्स पे एक्ट करेंगे तो वहां से सिक्रीट होंगे सेक्सुअल हार्मोन्स। नेक्स्ट, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स, एडल्ट्स आ गया, देखो चाइल्डहुड में होता ग्रोथ हार्मोन तो जाइजेंटिज्म होता, ओवरऑल पूरी बॉडी का ही साइज बढ़ जाता, बट एडल्ट्स में अगर हम बात कर रहे हैं ग्रोथ हार्मोन की तो हमने अभी पढ़ा था एक्रोमेगाली होगा। इट डज नॉट कॉज फर्दर इंक्रीज इन हाइट्स, क्योंकि बोन्स का तो ऑलरेडी फ्यूजन हो चुका है, बोन के एंड्स का फ्यूजन हो चुका है, बोन्स की हाइट नहीं बढ़ेगी, बिकॉज, अच्छा ये पूछ लिया 2017 में, ठीक है, ये पूछ रहा है कि अगर एडल्ट में ग्रोथ हार्मोन बढ़ा तो हाइट क्यों नहीं बढ़ती, जाइजेंटिज्म में तो हाइट भी बढ़ती है पर एक्रोमेगाली में हाइट क्यों नहीं बढ़ती, बिकॉज एपीफाइशियल प्लेट्स क्लोज आफ्टर एडोलेसेंस, यही रीज़न है बच्चों। एपीफाइशियल प्लेट, अब तुम बोन्स का स्ट्रक्चर पढ़ते नहीं हो, बट जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती हैं उनके एंड्स पर यहाँ पर एपीफाइशियल प्लेट्स होती हैं, एपीफाइसिस एक रीजन होता है, वो उसमें क्या होता है वो क्लोज हो जाती हैं, वही बोन्स की लेंथ बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो इसलिए अगर ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा भी तो फेस डिसफिगरमेंट होगा, उंगलियां लंबी हो जाएंगी, बट हाइट नहीं बढ़ेगी बिकॉज ऑफ फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, बाकी कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट, अ टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, इनमें से वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो टेम्परेरी भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम, ये तो परमानेंट है, ये हम पढ़ते ही नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ग्रेव्स डिजीज इज कॉज ड्यू टू, अभी अभी बताया था, एक्सोप्थैलेमिक गॉइटर, ग्रेव्स डिजीज हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, ये रहा ऑप्शन 2, ठीक है, क्लियर। नेम अ पेप्टाइड हार्मोन विच एक्ट मेनली ऑन हिपैटोसाइट्स, एडिपोसाइट्स, वेरी गुड क्वेश्चन, कह रहा है एक ऐसा हार्मोन बताओ जो इन दोनों पे एक्ट करे एंड एनहांस करे सेल्यूलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन को, ग्लूकोज की सप्लाई सेल्स को बढ़ा दे, एनहांस सेल्यूलर ग्लूकोज अपटेक, सेल्स ग्लूकोज लेने लग जाएं, सेल्स में ग्लूकोज को भेजे, तो पुजारी जी कौन है हमारे, इंसुलिन, ऑप्शन 1। अगर ये कहता इन दोनों पर एक्ट करे एंड डिक्रीज सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, तो फिर आप टेक करते ग्लूकागॉन को, ठीक है, क्योंकि दोनों के लिए सेल्स सेम है काम करने वाली, पर ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म है वो ऑपोजिट है। द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉट अ ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड बिकॉज पोस्टीरियर पिट्यूटरी खुद के हार्मोन्स नहीं बना रही, हाइपोथैलेमस वालों के स्टोर कर रही है। इट प्रोवाइड विद अ डक्ट, इट ओनली स्टोर एंड रिलीज हार्मोन्स, सिंपल, ठीक है। 2016 में था विच पेयर ऑफ हार्मोन्स आर नॉट एंटागोनिस्ट टू ईच अदर, तो हम देख लेते हैं कौन कौन एंटागोनिस्ट है, याद करो किडनी रेगुलेशन से आया ये, एल्डोस्टेरॉन सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कर रहा था, नेट्रीयूरेटिक सोडियम का एक्सक्रीशन करवा रहा है, वैसे भी एक ही वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, एक ही वजह से कम होता है, ठीक है, तो ये तो एंटागोनिस्ट है। रिलैक्सिन और इनिबिन, ये कहाँ से आ गए भाई, ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आ गए। रिलैक्सिन लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी में सिक्रीट होता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स करता है जिससे इजी पार्चुरेशन हो जाए। और इनहिबिन का फंक्शन इससे रिलेटेड ही नहीं है, बिल्कुल ही अलग है। इनहिबिन का फंक्शन हम पढ़ते हैं जो वो मेल फीमेल दोनों में होता है, वो जो एक्सेस था ना सर्टोली सेल, जैसे मेल में अगर मैं आपको बताऊं तो सर्टोली सेल से इनिबिन बन रहा था और वो टेस्टोस्टेरोन के सिक्रीशन को कम करवा रहा था, ठीक है। ऐसे ही फीमेल्स में भी इनिबिन एस्ट्रोजन के सिक्रीशन को कम करवाते हैं, तो ये दोनों तो कोरिलेटेड ही नहीं है एक दूसरे से। पैराथॉर्मोन और कैल्सिटोनिन बिल्कुल एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं, एक बढ़ाता है कैल्शियम को, एक कम करता है। ये क्या हुआ, विच पेयर ऑफ हार्मोन्स आर नॉट एंटागोनिस्टिक, नॉट एंटागोनिस्टिक, तो ये एंटागोनिस्ट हैं, ये दोनों भी एंटागोनिस्ट हैं, ये दोनों भी एंटागोनिस्ट हैं, तो ठीक है, फिर ऑप्शन 2 ही चूज करना है, ये दोनों रिलेटेड ही नहीं है एक दूसरे से, ठीक है, क्लियर, दैट्स वाई। नेक्स्ट,
विच हार्मोन इज नॉट इन्वॉल्व इन शुगर मेटाबॉलिज्म, इनमें से कौन शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? इंसुलिन तो है, ग्लूकागॉन भी है, कॉर्टिसोन और एल्डोस्टेरॉन। कॉर्टिसोन कॉर्टिसोल को ही कहते हैं, तो कॉर्टिसोल भी है, अभी देखा हमने ग्लूकागॉन के जैसे फंक्शन कर रहा है। एल्डोस्टेरॉन नहीं है, एल्डोस्टेरॉन मेनली जो है वो मिनरल्स, इसका नाम है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ये मिनरल्स से रिलेटेड है ना कि कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, डन। नेक्स्ट, विच हार्मोन दो सिंथेसाइज्ड एल्सवेयर, अच्छा 2015 में पूछा, विच हार्मोन सिंथेसाइज कहीं और बट स्टोर एंड रिलीज बाय द मास्टर ग्लैंड, वही पोस्टीरियर पिट्यूटरी के दो हार्मोन्स कौन से थे? एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन, ये रहा, उसमें से एडीएच मिल गया, ऑप्शन 3। अगर समझ लिया है चैप्टर को, बहुत फटाफट होंगे तुमसे इस चैप्टर के क्वेश्चन। ठीक है, फाइट और फ्लाइट रिएक्शन कॉज्ड एक्टिवेशन ऑफ, ये फाइट और फ्लाइट वही इमरजेंसी सिचुएशंस, इमरजेंसी सिचुएशंस में किसका एक्टिवेशन हो जाता है? किसका एक्टिवेशन हो जाता है? एड्रीनल मेड्यूला का, जिससे क्या सिक्रीट होने लगता है? ये दोनों कौन हैं? डू रिमेंबर, एड्रीनैलिन को ही एपिनेफ्रिन कहते हैं और नॉर एड्रीनैलिन को नॉर एपिनेफ्रिन कहते हैं, ये इनके दूसरे नेम हैं। ठीक है, नेक्स्ट 2013, अ प्रेग्नेंट फीमेल डिलीवर अ बेबी हु सफर्स फ्रॉम स्टंटेड ग्रोथ, दैट इज क्रेटिनिज्म, मेंटल रिटार्डेशन, लो IQ, एबनॉर्मल स्किन। क्यों हुआ ऐसा? प्रेगनेंसी के दौरान डेफिशिएंसी थी किसकी? थायराइड हार्मोन की। अब हाँ देखो, मैंने तुम्हें कहा ना कि प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी के कई सारे रीजंस हो सकते हैं, तो क्या उनमें से एक रीज़न ये भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमें कोई डायरेक्ट ऑप्शन तो मिला ही नहीं डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन, तो फिर हम डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट भी चूज़ कर सकते हैं। बट अगेन मैं यही कह रही हूँ तुम्हें कि ज़रूरी नहीं है दिस इज़ द ओनली रीज़न ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म कुछ और रीज़न से भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर। एक तुम्हारी बुक में दिया नहीं, बट थायराइड से रिलेटेड एक और डिजीज़ होती है बच्चों, हाशीमोटो डिजीज़, वो भी ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, हाशीमोटो डिजीज़। ठीक है, उसमें भी थायराइड ग्लैंड पर अटैक होने लगता है, एंटीबॉडीज़ बनने लगती हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ है वो भी। इसमें क्या करना है? मैच करना है, 2013 का क्वेश्चन है। ठीक है भाई, थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन आता है, लैक ऑफ आयोडीन इन डाइट रिजल्ट्स इन गॉइटर, कॉर्पस ल्यूटियम से टेस्टोस्टेरॉन, एंटीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन, दोनों उल्टा कर दिया है, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट मैच। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल। करेक्टली मैच द एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है भाई, फिर से वही मैच द टाइप है। प्लेसेंटा, थोड़ा सा ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी ध्यान देना है आपको। प्लेसेंटा एस्ट्रोजन बनाता है, प्लेसेंटा वैसे तो एस्ट्रोजन ग्राफियन फॉलिकल बनाती है, बाद में कॉर्पस ल्यूटियम भी बनाता है, पर हमने पढ़ा है ना प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा खुद एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को बनाता है, तो यस बनाता है। इट इनिशिएट सिक्रीशन ऑफ द मिल्क, थोड़ा डाउटफुल है, थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, क्योंकि वैसे मिल्क से रिलेटेड प्रोलैक्टिन है, बट मैंने आपको बताया था कि मिल्क के लिए प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरॉन, कई सारे हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन बनाती है क्या? यस। वैसे तो आप कॉर्पस ल्यूटियम में प्रोजेस्टेरॉन पढ़ते हो बच्चों, बट मैंने आपको पढ़ाया है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कि कॉर्पस ल्यूटियम जब बनती है, ल्यूटियल फेज चल रही होती है, तब एस्ट्रोजन का एक सेकेंड पीक आता है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम थोड़ा एस्ट्रोजन भी बनाती है। तो यस, एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, अगेन इस पे क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि एंडोमेट्रियम को मेंटेन करना मेनली प्रोजेस्टेरॉन का काम है। ठीक, हमें इसमें सही निकालना है कि गलत, करेक्ट मैच निकालना है। लीडिक सेल्स एंड्रोजन बनाती हैं, बिल्कुल ठीक है, मेल्स में टेस्टिस में होती हैं। इनिशिएट द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, ये जो एंड्रोजन है ये स्पर्म्स प्रोडक्शन को इनिशिएट करता है, बिल्कुल डेफिनेटली सही है। टेस्टोस्टेरॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ओवरी से एफएसएच बनता है, गलत। देखो, ओवरी पर एफएसएच एक्ट करता है, पर ओवरी से एफएसएच नहीं बनता कभी भी, एफएसएच ओवरी पर आकर एक्ट करता है कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बनाओ, तो ये तो गलत हो गया। यानी थर्ड के लिए हम बिल्कुल डेफिनेटली पक्का है कि भाई ये तो सही है, दैट्स व्हाई वी हैव टू गो विद ऑप्शन 3। ऐसे कई बार उलझाने के ऑप्शन आ जाते हैं, क्वेश्चन मार्क रखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, जिस पे भी तुम्हें पक्का यकीन है वो वाला टिक कर दो, फिर भी नहीं आ रहा तो फिर छोड़ दो, ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे दूसरे क्वेश्चंस हैं जो तुम कर सकते हो। ठीक है, नॉर एपिनेफ्रिन इज द नेम ऑफ नॉर एड्रीनैलिन, वही इमरजेंसी हार्मोन। तो ये कब रिलीज होगा? बाय सिंपैथेटिक फाइबर्स या पैरासिम्पैथेटिक, बताओ, नर्वस सिस्टम की नॉलेज यहाँ पर लगाओ।
एंड तुम्हें कहा था कि सिंपैथेटिक चीज़ों को स्टिमुलेट करता है। तो एक्चुअली में जब हम इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं बच्चों, तब हमारी बॉडी का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है, तभी तो हार्ट रेट बढ़ जाती है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है। और यही सिंपैथेटिक नर्व्स हमारे मेड्यूला में भी हैं, मेड्यूला को भी सिग्नल्स देती हैं, और मेड्यूला क्या बनाने लगता है? इमरजेंसी हार्मोन्स। ठीक है, तो नॉरएपिनेफ्रिन इज रिलीज्ड बाय दिस, इंक्रीज द हार्ट रेट। यस, जो काम एड्रीनलिन करेगा वही काम ये भी करेगा, दोनों के सेम काम है, तो ये भी ठीक है। डिक्रीज ब्लड प्रेशर नहीं, इंक्रीज करेगा ब्लड प्रेशर को। सो विच आर करेक्ट? फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, विच रिप्रेजेंट द एक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का एक्शन अभी बताया मैंने आपको। इंसुलिन क्या है? पुजारी जी जो प्रसाद को बांटेंगे। तो सिंपल, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, यहीं पर गलती पकड़ ली आपने। डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय फॉर्मिंग ग्लाइकोजन, ये कह रहा है कि ग्लाइकोजन को बनवाता है, हालांकि मतलब गलत नहीं है, बट थोड़ा सा मुझे इसमें डाउट है कि बाय फॉर्मिंग ग्लाइकोजन लिखा है, तो मैं एक क्वेश्चन मार्क रख रही हूँ। ठीक है, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज तो हटा दो, इंक्रीज अच्छा लो। अब देखो, अब हमें इसको सही मानना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सारे तो इंक्रीज से रिलेटेड है। ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंसुलिन बढ़ाता तो है नहीं, तो ये कम करता है। ऐसा इन्होंने क्यों लिखा बाय फॉर्मिंग ग्लूकोज ग्लाइकोजन? एकदम एप्रोप्रिएट तो होता डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज बाय एनहांस द सेल्यूलर ग्लूकोज अपटेक, है ना, कि सेल्यूलर ग्लूकोज अपटेक जो है, सेल्यूलर सेल्स को ग्लूकोज की जो सप्लाई है उसको बढ़ा देता है। बट फिर अल्टीमेटली मैंने तुम्हें ये भी तो बताया कि जब सेल्स को ग्लूकोज सफिशिएंट बांट चुका है और फिर भी ग्लूकोज बच गया है, तो उसको लिवर को दे देता है, मसल्स को दे देता है कि तुम ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लो। तो एक तरह से ये ग्लाइकोजन को बनवाता भी है, तो इसको भी गलत नहीं कह सकते हम। सो ऑप्शन 2, बाकी तो तीनों डेफिनेटली गलत हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, 2012 का, अ पर्सन एंटरिंग एन एम्प्टी रूम सडनली फाइंड्स अ स्नेक right in front on opening the door, which is likely to happen in its neurohormonal control system. Emergency situation भाई, ट्रिपल F, फाइट फ्लाइट फ्राइट। डर में या तुम भाग रहे हो या तुम लड़ाई कर रहे हो, इन सब सिचुएशंस में तुम्हें किसकी ज़रूरत है? तुम्हारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया है, वो रिलीज करवा रहा है इन दोनों को मेड्यूला से। बिल्कुल ठीक, यहाँ भी लिखा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया है, बट यहाँ लिख दिया रिलीज करवा रहा है कॉर्टेक्स से। इसको पहले डालना चाहिए था, इसको बाद में डालना चाहिए था, है ना। तुम पूरा पढ़ते हो यहाँ तक तो पहुँचने की वो ही नहीं करते, कष्ट ही नहीं करते। ठीक है, सही है, करके आगे बढ़ो। मेड्यूला और कॉर्टेक्स, डू रिमेंबर, कॉर्टेक्स से कॉर्टिकॉइड, मेड्यूला से इमरजेंसी हार्मोन्स। नेक्स्ट, डायर्नल रिदम ऑफ आवर बॉडी अभी बताया था, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड से आता है मेलेटोनिन। 2011, मेक द सोर्स ग्लैंड विद इट्स रिस्पेक्टिव हार्मोन एंड फंक्शन। ठीक है भाई, बता दो। एंटीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन, गलत। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन एडीएच का नाम है, सही। क्या करता है एडीएच? स्टिमुलेट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डिस्टल ट्यूब्यूल्स। यस, बिल्कुल ठीक है, एडीएच रीएब्जॉर्प्शन करता था वाटर का डिस्टल पार्ट से। कॉर्पस ल्यूटियम से एस्ट्रोजन बनता है, सपोर्ट्स प्रेगनेंसी, गलत है, क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। थायराइड से थायरॉक्सिन सही है, पर ब्लड कैल्शियम लेवल गलत है। थायराइड से अगर टीसीटी लिखा होता, थायरोकैल्सिटोनिन, तब कैल्शियम लेवल सही होता। ठीक है, सो ऑप्शन 2। गिवन बिलो इज एन इनकम्प्लीट टेबल ऑफ हार्मोन्स। अच्छा ठीक है, आपको जस्ट कंप्लीट करना है, कर दो भाई। एस्ट्रोजन बन रहा है, मेंटेन कर रहा है सेकेंडरी कैरेक्टर्स को। तो एस्ट्रोजन वैसे तो ओवरी से भी आता है और प्लेसेंटा से भी आता है, मेनली ओवरी से आता है, तो अभी हम इसको छोड़ते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट, बेटा इंसुलिन बनाता है तो अल्फा ग्लूकागॉन बनाएगा, तो बी तो डेफिनेटली ग्लूकागॉन है, 2 ऑप्शंस में दिया है, ओवरी प्लेसेंटा, तो सी देखते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी से आने वाला एक हार्मोन जिसके ओवर सिक्रीशन से जाइजेंटिज्म होता है, तो ग्रोथ हार्मोन, ये रहा ग्रोथ हार्मोन। सो ऑप्शन 1, सिंपल। ठीक है, पता लगा तुम यहीं अटक गए, सोच रहे हो यार ओवरी करें प्लेसेंटा करें, ओवरी करें प्लेसेंटा करें। आगे बढ़ो, देखो मिलेगी तुम्हें हिंट क्वेश्चन में कहीं ना कहीं। इंजरी टू एड्रिनल कॉर्टेक्स इज नॉट लाइकली टू अफेक्ट द सिक्रीशन ऑफ विच। कॉर्टेक्स को इंजरी हुई है बच्चों, कॉर्टेक्स को, तो एल्डोस्टेरॉन, एंड्रोस, ये कौन से हार्मोन दे दिए इन्होंने, बड़े अजीब से नाम दे दिए। ये एक्चुअली है ना, जो कॉर्टेक्स से हार्मोन्स बनते हैं ना, वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, वो ग्रुप ऑफ हार्मोन्स हैं, उनमें कई सारे हार्मोन्स होते हैं, तो उनमें ये भी आते हैं। ठीक है,
नहीं भी पता ना तुम्हें कोई बात नहीं, तुम यहाँ क्वेश्चन मार्क रख के आगे बढ़ जाओ, देखो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। एड्रेनालिन कॉर्टेक्स से थोड़ी ना होता है, मेड्यूला से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच पेयर इज इनकरेक्टली मैच, इनकरेक्ट मैच बताना है भाई, बता दो। ग्लूकागॉन बीटा से गलत, बेटा इंसुलिन बनाता है, ठीक है, यहीं पे मिल गया हमें इनकरेक्ट मैच। सोमैटोस्टेनिन ये तुम्हारी बुक में दे नहीं रखा, बट वो जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस थे ना अल्फा बीटा सेल्स, उनके साथ एक डेल्टा सेल्स भी होती हैं, पीपी सेल्स भी होती हैं। डेल्टा सेल्स सोमैटोस्टैटिन को बनाती हैं, ठीक है। सोमैटोस्टैटिन से एक चीज़ और याद आई बच्चों मुझे, हाइपोथैलेमस में जाओ एक बार। हाइपोथैलेमस दो तरह के हार्मोन बनाता है ना, इनहिबिटरी हार्मोन एंड रिलीजिंग हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस को मान लो कोई इनहिबिटरी हार्मोन बनाना है, तो उसमें एक एग्जांपल दे रखा है सोमैटोस्टैटिन। जैसे हाइपोथैलेमस ने ना दो हार्मोन बनाए, एक बनाया ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन और एक बनाया ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। ये कहाँ एक्ट करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड पर, और पिट्यूटरी ग्लैंड में ग्रोथ हार्मोन को भेजेगी, ऐसे ही होगा। तो ये तो ठीक है, पॉजिटिवली काम करेगा और ये नेगेटिवली करेगा, तो इसका दूसरा नाम है सोमैटोस्टैटिन। ये बिल्कुल सेम नाम है, इसका नाम भी सोमैटोस्टैटिन है, और पेनक्रियास की डेल्टा सेल से जो बनता है वो भी सोमैटोस्टैटिन है। वो अल्फा बीटा को इनहिबिट करता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन बनाने के लिए, ये ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है, ठीक है, क्लियर। देन कॉर्पस ल्यूटियम रिलैक्सिन, कॉर्पस ल्यूटियम हाँ रिलैक्सिन ओवरी से ही बनता है, ओवरी में इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है, बाकी सारे ऑप्शंस ठीक है। टॉक्सिक एजेंट्स प्रेजेंट इन फूड विच इंटरफेयर विथ थायरॉक्सिन सिंथेसिस, मान लो फूड में कोई ऐसी चीज़ है जो इंटरफेयर कर रही है, थायरॉक्सिन को नहीं बनने दे रही, यानी थायरॉक्सिन की कमी हो जाएगी, तो इसकी वजह से इनमें से कौन सी डिजीज़ होगी, ये रहा सिंपल गोइटर। टॉक्सिक गोइटर जनरली ग्रेव्स डिजीज़ को कहते हैं, ठीक है, क्रेटिनिज्म थायरोटॉक्सिकोसिस, सिंपल गोइटर, सिंपल, ठीक है। चलिए ये हो गए आपके हार्मोन्स सारे कंप्लीट, जो मेन क्वेश्चंस आते हैं हमने सारे लगभग कर लिए ना, कोई रह तो नहीं गया हम हार्मोन ऐसा जो हमने डिस्कस नहीं किया हो। ऑक्सीटोसिन का फंक्शन पता है ना तुम्हें, ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ते हो डिलीवरी के टाइम, और मैमरी ग्लैंड से मिल्क इजेक्ट करवाता है। पीनियल ग्लैंड हो गया, थायराइड, हाँ ये रह गई बच्चों, इसका एक भी क्वेश्चन नहीं आया थाइमस का, इसका वैसे ही समझ लो। थाइमोसिन सिंपल सा फंक्शन है, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, इसका नाम लिख लो ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट। जब हमारे ब्लड बोन मैरो में ब्लड सेल्स बनती हैं, तो जब लिम्फोसाइट्स बनती है उनमें से कुछ तो बोन मैरो में मैच्योर हो जाती हैं, बी लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडीज बनाएंगी, कुछ की मेच्योरिटी जो है वो ट्रेनिंग स्कूल यानी थाइमस ग्लैंड में होती है, वो होती हैं टी लिम्फोसाइट्स। एंड टी लिम्फोसाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सेल बच्चों, क्योंकि इन्हें 4 तरह की होती हैं, उनमें से एक होती है टी हेल्पर सेल्स, और टी हेल्पर सेल्स बी लिम्फोसाइट्स को भी और टी लिम्फोसाइट्स को भी, दोनों को सिग्नल्स देती हैं पैथोजन से लड़ने के लिए। तो इसीलिए आपको ध्यान है एड्स में HIV नहीं टी हेल्पर सेल्स पर अटैक करता है। तो टी हेल्पर सेल्स अगर कम हो गई तो हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी गई, मतलब ये वाली सॉरी, और हमारी एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी गई, तो ओवरऑल इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। ये मैंने इसलिए बताया तुम्हें क्योंकि यहाँ पर अगर आपसे पूछ लें कि थाइमस किससे रिलेटेड है, तो आप कहेंगे कि ये तो सिर्फ CMI से रिलेटेड है, नहीं, ये एंटीबॉडीज से भी रिलेटेड है, क्योंकि हेल्पर टी सेल्स इसको स्टिमुलेट करती हैं। ये रहा ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ये सब तो सिखा चुकी हूँ ना मैं इम्यून सिस्टम में। ह्यूमर यानी ब्लड, लिक्विड, फ्लूइड, एंटीबॉडीज कहाँ सिक्रीट होती हैं, ब्लड में, फ्लूइड में, दैट्स वाई इसको ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो थाइमस ग्लैंड दोनों तरह की इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। जैसे जैसे एज बढ़ती है थाइमस का साइज छोटा होता जाता है बच्चों, इसी वजह, यही एक कारण है कि ओल्ड पर्सन्स की इम्यूनिटी वीक होती है। कोविड में हम सब ने देखा था ये, ठीक है। एड्रीनल हो गया, पेनक्रियाज हो गया, टेस्टिस और ओवरी डिटेल में तो हम पढ़ते ही हैं वहाँ, तो यहाँ कुछ डिटेल्स देने की ज़रूरत है नहीं, वही हार्मोन्स के एक्शन बताए हैं। टेस्टोस्टेरोन के सारे मेल से रिलेटेड एक्शन है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को डेवलप करना, स्पर्म्स को बनवाना, हेयर ग्रोथ, एग्रेसिवनेस जो होती है लड़कों में ज़्यादा वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से होती है। लो पिच ऑफ वॉइस का मतलब भारी वॉइस, प्लीज़ गड़बड़ मत कर देना। हाई पिच ऑफ वॉइस का मतलब तीखी वॉइस जो गर्ल्स की होती है, ठीक है। क्यों है ये भारी वॉइस, लो पिच वॉइस, क्योंकि एडम्स एप्पल, बॉयज़ में जो एडम्स एप्पल जो लैरिंग्स है वो ओवर ग्रो होता है थोड़ा, जिसको एडम्स एप्पल कहते हैं, उसी वजह से, ठीक है।
ये स्पर्मेटोजेनेसिस लिबिडो को कंट्रोल करता है जैसे लिम्बिक लोब कर रहा था, और एनाबॉलिक इफेक्ट होता है। अल्टीमेटली बॉयज़ में डाइट ज़्यादा होती है, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत ज़्यादा होती है क्योंकि बॉयज़ की मस्क्यूलर स्ट्रेंथ अच्छी होती है बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। इसीलिए जो प्लेयर्स होते हैं ये वाले WWF वगैरह के, वो टेस्टोस्टेरोन के स्टेरॉइड्स के इंजेक्शंस लेते हैं ना, वो यही होते हैं, ये वाले टेस्टोस्टेरोन टाइप के हार्मोन्स के इंजेक्शंस होते हैं अपनी मस्क्यूलर ग्रोथ बढ़ाने के लिए। लेने नहीं चाहिए, नेचुरली बढ़ानी चाहिए वैसे, ठीक है। ओवरी में तो तुम्हें सबके फंक्शन पता हैं। एस्ट्रोजन के फंक्शन सारे टेस्टोस्टेरोन की तरह हैं, मतलब सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करना एंड ऑल दैट, और जो ये है लिबिडो को कंट्रोल करना। प्रोजेस्टेरॉन का मेन फंक्शन प्रेगनेंसी को कंट्रोल करना है, एंड प्रोजेस्टेरॉन मेमोरी ग्लैंड पे भी एक फंक्शन करता है। मेमोरी ग्लैंड्स में एल्वियोलाई के फॉर्मेशन को बढ़ाता है और मिल्क सिक्रीशन, मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है, प्रोलैक्टिन की तरह। ये कुछ एडिशनल हार्मोन्स हैं, टाइम है थोड़ा सा और है, ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को, ठीक है। ये कुछ एडिशनल हार्मोन्स हैं तुम्हारे अलग अलग। ANF के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इरिथ्रोपोइटिन भी पढ़ चुके हैं। ये आपके GIT के हार्मोन्स हैं बच्चों। डाइजेस्टिव सिस्टम हट गया ना, बट GIT के हार्मोन्स 4 यहाँ पे डिस्कस कर रखे हैं। एक है गेस्ट्रिन, ये गैस्ट्रिक जूस को बढ़ाएगा, ठीक है। गेस्ट्रिन क्या करेगा, जब खाना स्टमक में आता है तो HCl, पेप्सिनोजन वगैरह सिक्रीट होते हैं, उसको स्टिमुलेट करता है, पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। सिक्रीटीन क्या करता है देख लो, सिक्रीटीन पेनक्रियाज पर एक्ट करता है और पेनक्रियाटिक जूस में वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस को बढ़ाता है। पेनक्रियाज पे ही एक और हार्मोन एक्ट करता है बच्चों, CCK-PZ, इसका पूरा नाम है CCK-PZ। ये क्या करता है, ये पेनक्रियाटिक जूस में एंजाइम्स को बढ़ाता है। पेनक्रियाटिक जूस में वाटर, बाइकार्बोनेट, एंजाइम तीनों चीज़ें होती हैं। सिक्रीटीन इन दोनों का सिक्रीशन करवाएगा और CCK-PZ इसका करवाएगा। और CCK में ये कॉलीसिस्टो क्या है, कॉलीसिस्टो वर्ड गॉल ब्लैडर से रिलेटेड होती है। तो ना सिर्फ ये पेनक्रियाज पे एक्ट करता है बल्कि ये गॉल ब्लैडर पे भी एक्ट करता है, और गॉल ब्लैडर से आपको पता है क्या आता है, बाइल जूस, ठीक है। तो ये तीनों तो पॉजिटिव हार्मोन्स हैं। ये अकेला नेगेटिव हार्मोन है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, जिसको एंटेरोगेस्ट्रॉन भी कहते हैं, एंटेरोगेस्ट्रॉन भी कहते हैं। ये इनहिबिट करता है हर चीज़ को, गैस्ट्रिक सिक्रीशन को, मोटिलिटी को, इन सब को, ठीक है। और हमारे बाकी सभी टिश्यूज़, चाहे वो नॉन एंडोक्राइन हैं, मैंने आपको शुरू में बताया था, वो ग्रोथ फैक्टर्स बनाते हैं जो सेल्स की रिपेयरिंग के लिए ज़रूरी है, तो उन्हें भी एक तरह का हार्मोन्स माना गया है। ग्रोथ फैक्टर ग्लैंड नहीं बना रही, फिर भी उनको हार्मोन्स माना गया है, ठीक है। क्लियर, देख लो क्या है क्वेश्चंस। ये देखो 2023 में ही आया, इसलिए कह रही थी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार बना लेना, रिपीट हो सकता है। CCK-PZ गॉल ब्लैडर पे और पेनक्रियाज पे, तो गॉल ब्लैडर नहीं दिया तो इसका पूरा नाम ये होता है वैसे, पेनक्रियोजाइमिन, जिससे याद रहता है। GIP इनहिबिट कर रहा था गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को, गैस्ट्रिन स्टिमुलेट कर रहा था, ये इनहिबिट कर रहा है। ANF हार्ट से आता है और ADH किडनी पे एक्ट करता है, ठीक है। सो A का 4th है, B का 3rd है, ये रहा। देन इरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट RBC फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय, इरिथ्रोपोइटिन को कौन बनाता है, JG सेल्स ऑफ किडनी, ये रहा। आइडेंटिफाई द हार्मोन विद इट्स करेक्ट मैचिंग ऑफ सोर्स एंड फंक्शन, कर लो भाई। ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। मिलेटोनिन पीनियल ग्लैंड, ठीक है। नॉर्मल रिदम, ये भी ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन के लिए कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, लेकिन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जो हैं फीमेल के, उनको प्रोजेस्टेरॉन नहीं करवाएगा, एस्ट्रोजन करवाएगा, ध्यान रखना। और ANF वेंट्रिकुलर वॉल गलत, एट्रियल वॉल से आता है। विच इज करेक्ट इन रिलेशन टू द एंडोक्राइन सिस्टम, बताओ, करेक्ट बताना है हमको, ठीक है। नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी इन ट्रेस अमाउंट एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर आर हार्मोन्स, बिल्कुल ठीक है, यहीं पर हमें करेक्ट मिल गया। ये क्यों गलत है, रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स पिट्यूटरी नहीं बनाती, हाइपोथैलेमस बनाता है। एडिनो हाइपोफाइसिस इज द नेम ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन, न्यूरॉन से कौन रेगुलेटेड है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, न्यूरो हाइपोफाइसिस। ऑर्गन्स इन द बॉडी लाइक दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मोन, दे डू प्रोड्यूस हार्मोन्स, अभी पढ़े हमने, ठीक है। चलिए लास्ट टॉपिक पर आ गए हम, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन सेक्शन, वेरी सिंपल, डायग्राम से ही समझ लो।
शुरू शुरू में मैंने तुम्हें कहा कि हार्मोन्स जब भी हमारी बॉडी पर सेल्स पर एक्ट करेंगे, उन्हें मैसेज पहुंचाएंगे, तो अपने रिसेप्टर्स पर जाकर एक्ट करेंगे। तो अभी 4 तरह के हार्मोन्स बताए थे ना मैंने तुम लोगों को। कौन से 4 तरह के बताए थे? एक तो पेप्टाइड हार्मोन्स जो अमीनो एसिड्स की चेन है, एक अमीनो एसिड के डेरिवेटिव हैं, तो दोनों अमीनो एसिड से रिलेटेड, तो ये दोनों सेम तरह से काम करेंगे। और स्टेरॉइड्स और आयोडीन वाले हार्मोन, ये दोनों सेम तरह से काम करेंगे। तो 2 तरह के मैकेनिज्म्स हैं काम करने के। इन दोनों के जो रिसेप्टर है ना बच्चों, ये सेल के अंदर जाकर काम करते हैं, इनसाइड द सेल। क्योंकि देखो स्टेरॉइड्स है, लिपिड्स इजीली सेल को क्रॉस कर सकते हैं, और आयोडो, इसमें मैंने तुम्हें कहा था T4 को T3 में बदलने के लिए डीआयोडीनेशन होना है, जो सेल के अंदर जाकर ही होगा। तो ये दोनों सेल के अंदर जाकर काम करते हैं, और ये दोनों सेल की सरफेस पर से ही मैसेज दे देते हैं। बहुत सिंपल है, याद रखना, ठीक है। तो सेल की सरफेस पर रिसेप्टर है, इससे बाइंड होगा। हाँ, जब सेल की सरफेस पर काम करते हैं ना, ये कौन से हार्मोन है? 1st एंड 4th कैटेगरी वाले, प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड डेरिवेटिव। तो हमेशा ध्यान रखना, ये फर्स्ट मैसेंजर की तरह एक्ट कर रहे हैं। अब ये अंदर तो जा नहीं सकते, यानी एक तरह से ये पार्सल बॉय पार्सल लेकर आया और सेल को देना चाहता है, तो सेल उनको अंदर नहीं आने दे रही, बोल रही है डोरबेल बजाओ, और जो भी सेल के अंदर बैठा है एक जना, उसको कह रही है कि तुम मैसेज लेकर आओ। तो ये है सेकंड मैसेंजर। कौन होते हैं सेकंड मैसेंजर? इस पे क्वेश्चन आता है। 3 मॉलिक्यूल्स याद रखने, एक तो साइक्लिक AMP, एक कैल्शियम, और एक और दे रखा है यहाँ पे थ्योरी में आइनोसिटॉल फॉस्फेट। आइनोसिटॉल फॉस्फेट, दीज 3 एक्ट एज सेकंड मैसेंजर। जब ये जनरेट होते हैं तो इनकी वजह से रिस्पॉन्स होता है और फिर सेल अपना काम करती है, ठीक है। क्योंकि ये ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन है, तो उसकी वजह से ओवरी में फॉलिकल्स की ग्रोथ होगी, है ना। आइनोसिटॉल का नाम ये रहा, IP3, आइनोसिटॉल फॉस्फेट, IP3 है इसका शॉर्ट फॉर्म। डन। दूसरे टाइप के हॉर्मोन्स, दूसरे टाइप के यानी जो 2nd एंड 3rd नंबर पर हैं, एक तो स्टेरॉइड्स और एक आयोडो वाले। ये सीधा, इनको कोई रोक टोक नहीं है, कोई रिसेप्टर नहीं, कुछ नहीं, यहाँ पे कोई एंट्री गेट नहीं, सीधा सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू अंदर जाएंगे, अंदर जाके न्यूक्लियस को भी क्रॉस कर लेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी, और देखो यहाँ अंदर मेन जीनोम पर आकर अपने रिसेप्टर से जुड़ेंगे, और फिर DNA को सिग्नल देंगे, वही ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, और उसके अकॉर्डिंग काम होगा। डन, समझ में आ गया? देखें क्या क्वेश्चन है। विच इज नॉट अ स्टेरॉइड हार्मोन? कौन? स्टेरॉइड में 2 बताए मैंने तुम्हें, एक तो कॉर्टिकॉइड्स और एक सेक्सुअल हार्मोन्स। तो कॉर्टिसोल हटा दो, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि ये तीनों स्टेरॉइडल है, हमें नॉट बताना है, तो ये रहा ग्लूकागॉन। मतलब समझ गए ना आप कि ये तीनों स्टेरॉइडल हार्मोन्स हैं, तो ये नॉन स्टेरॉइडल है। क्लियर? ये तो ग्लूकागॉन तो पेप्टाइड हार्मोन है। देन हाउ स्टेरॉइड हार्मोन्स इन्फ्लुएंस द सेल्यूलर एक्टिविटीज? स्टेरॉइडल हार्मोन्स कैसे सेल को सिग्नल देते हैं? एक्वापोरिन्स के थ्रू, परमिएबिलिटी, बाइंडिंग टू DNA एंड फॉर्म अ जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि स्टेरॉइड सीधा अंदर जाते हैं, साइक्लिक AMP बाहर वाले, ठीक है। आइडेंटिफाई करो भाई, A क्या है यहाँ पे? हार्मोन है, B एक रिसेप्टर है, और C क्या है? रिस्पॉन्स की वजह से सेकेंडरी मैसेंजर है, ठीक है। तो बताओ मुझे, तो A कौन सा हार्मोन होना चाहिए? स्टेरॉइडल हार्मोन होगा क्या? अगर स्टेरॉइडल होता तो लिपिड होता तो अंदर चला जाता, तो स्टेरॉइडल वाले हटा दो, तो प्रोटीन हार्मोन है, B एक रिसेप्टर है, और C सेकेंड मैसेंजर है, यानी साइक्लिक AMP, ठीक है, सिंपल। विच इज अमीनो एसिड डेरिवेटिव? अमीनो एसिड डेरिवेटिव कैटाकोलामाइंस, दैट इज एड्रीनैलिन एंड नॉर एड्रीनैलिन। ये रहा एपिनेफ्रिन। एड्रीनैलिन का दूसरा नाम भूल मत जाना, एपिनेफ्रिन, ठीक है। द अमीनो एसिड ट्रिप्टोफेन इज द प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ, ये तुम्हारी बुक में दे नहीं रखा, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज, ट्रिप्टोफेन से ये बनता है मेलाटोनिन एंड सीरोटोनिन, ऑप्शन 3। इट इज़ द प्रिकर्सर फॉर मेलाटोनिन एंड सीरोटोनिन, दोनों ट्रिप्टोफेन अमीनो एसिड से बनते हैं, ठीक है। देन विच बेस्ट इलस्ट्रेट फीडबैक इन डेवलपमेंट? ठीक है भाई, देखो टिश्यू X है मान लो कोई, इट सिक्रीट RNA विच चेंजेस द डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू Y। ये कैसा क्वेश्चन आ गया? As tissue X develop, it secrete enzyme that inhibit the development of tissue Y। मुझे लग रहा है बच्चों कि यहाँ पर है ना कोई डायग्राम है जो मिसिंग है, एग्जैक्टली उसके बिना हम कैसे बता सकते हैं? इसमें भी अगेन डायग्राम मिस कर दिया। As tissue X develop, it secrete something, no, something is missing। X और Y क्या है बताया ही नहीं। हाँ, थोड़ा और सोच लो, एक बार देखना ज़रा, बैठ रहा है कि एक बार ऑप्शंस पढ़ो।
देखो भाई, अगर ऑप्शन पढ़ोगे तो इसमें लिख रहा है, मान लो डायग्राम नहीं होता और यहाँ पे एक्स और वाई टिश्यू होते कोई, तो ये कह रहा है कि टिश्यू एक्स है वो आरएनए सिक्रीट करता है, तो वैसे ही गलत है, आरएनए कोई सिक्रीट होने जैसी चीज़ नहीं है। एज टिश्यू एक्स डेवलप्स इट सिक्रीट सम एंजाइम्स दैट इनहिबिट द डेवलपमेंट ऑफ वाई। एंजाइम्स भी नहीं होना चाहिए क्योंकि हम फीडबैक मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, तो हम हार्मोन्स के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। एज टिश्यू एक्स डेवलप, मान लो कोई टिश्यू एक्स है जो कि डेवलप हो रहा है, तो इट सिक्रीट समथिंग दैट इंड्यूस टिश्यू वाई टू डेवलप। ये वो हो सकते हैं शायद ग्रोथ फैक्टर्स। एज टिश्यू एक्स डेवलप इट सिक्रीट समथिंग दैट स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ टिश्यू वाई। तो फिर ये पॉजिटिव फीडबैक नहीं हुआ बच्चों, कुछ तो मिसिंग है यहाँ पर। मतलब ये दोनों ऑप्शन सही लग रहे हैं, बट ये पॉजिटिव फीडबैक को बता रहा है और ये नेगेटिव फीडबैक को बता रहा है। दोनों ही तरह के फीडबैक होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, बट आई थिंक कुछ तो मिसिंग है इस क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इलस्ट्रेट, या तो यहाँ पे पूछते बताते ये कि पॉजिटिव फीडबैक के लिए पूछा है, अगर पॉजिटिव के लिए तो ये और नेगेटिव के लिए तो ये, एक बार चेक कर लेना PYQ बुक में, ठीक है। विच हार्मोन आर द एग्जाम्पल ऑफ दोज दैट कैन ईजीली पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन एंड बाइंड टू अ रिसेप्टर इनसाइड इट, जिनके रिसेप्टर सेल के अंदर होते हैं। तो दो ही कैटेगरी है, एक तो स्टेरॉइड्स की, एक आयोडो वालों की। तो स्टेरॉइड्स ये रहे कॉर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोल, इसमें आयोडो तो है बट इंसुलिन नहीं हो सकता, प्रोटीन हार्मोन है, ठीक है। व्हाट इज करेक्ट, बस खत्म होने वाले हैं क्वेश्चंस। व्हाट इज करेक्ट टू से अबाउट द हार्मोन एक्शन इन ह्यूमंस, बताओ भाई। ग्लूकागॉन इज सिक्रीटेड बाय बीटा सेल्स, यहीं पे गलत हो गया, बेटा इंसुलिन बनाता है। सिक्रीशन ऑफ थाइमोसिन इज स्टिमुलेटेड विद एजिंग, एजिंग के साथ तो कम होगा, थाइमस ग्लैंड। In females, FSH first bind with specific receptors on ovarian cell membrane. FSH ovarian cell membrane पर bind होता है, ये ठीक लग रहा है। FSH stimulate the secretion of estrogen and progesterone. वाह, अच्छा, अगर हार्मोन एक्शन की बात की है तो फिर दिस वन इज करेक्ट। पहले वो बाइंड होगा तभी जाके वो फंक्शंस करवाएगा। नो डाउट ये भी ठीक है कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन को बढ़ाएगा, बट प्रोजेस्ट्रॉन अभी नहीं बढ़ेगा, पहले एस्ट्रोजन बढ़ेगा, वो पूरा साइकिल तुम्हें पता है ना। तो आई विल गो विद ऑप्शन 3, मोर अप्रोप्रिएट इज 3। लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। विच पेयर इज करेक्टली कैटेगराइज्ड, बताओ भाई। कैल्सिटोनिन एंड थाइमोसिन, TCT। थाइमोसिन कहाँ से आ गया, थायराइड हार्मोन नहीं, थाइमोसिन नहीं। देखो थायरोक्सिन को थाइमोसिन मत पढ़ लेना, ठीक है। पेप्सिन तो एंजाइम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, और प्रोलैक्टिन, दोनों को कहा है 2 डाइजेस्टिव एंजाइम, गलत। ट्रोपोनिन कहाँ से टर्म उठा के लिया है, मसल सेल, मसल चैप्टर याद है। ट्रोपोनिन वो होता था ना, एक्टिन के ऊपर ट्रोपोमायोसिन, उसके ऊपर ट्रोपोनिन, वो है ये। एंड मायोसिन, दे आर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स इन स्ट्राइटेड मसल्स, हो तो सकता है बच्चों, स्केलेटल मसल में दोनों ही प्रोटीन्स हैं। सिक्रीटीन एंड रोडोप्सिन, सिक्रीटीन तो हार्मोन है, अभी देखा था हमने, पर रोडोप्सिन अब ये आपका आउट ऑफ कोर्स हो गया क्योंकि रोडोप्सिन आइज में पढ़ते हैं हम। आइज में ये एक वो होता है पिगमेंट जो कन्वर्ट होता है और विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दिस इज नॉट अ हार्मोन, तो ये भी गलत है। तो फिर ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन, है ना। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है, कई चैप्टर्स को मिलाकर बनाया गया है। चलो भाई, तो यहाँ पर हो गया आपका ये ख़त्म, चैप्टर भी ख़त्म, और यहाँ पर ह्यूमन फिजियोलॉजी भी ख़त्म, और आपकी 11th NCERT भी ख़त्म, ठीक है। तो आज थोड़ा सा लंबा हो गया सेशन, है ना, बट कोई नहीं, हमने इसके साथ ही हमारी पूरी 11th की PYQ सीरीज़ कर दी है कंप्लीट। From the next session we'll start with the 12th class PYQs। फर्स्ट चैप्टर आपका 12th में रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, वो आप तैयार करके आना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चैप्टर है। अब मैं कोशिश करूँगी 12th में भी, जेनेटिक्स में एक शॉट में पॉसिबल नहीं है, बाकी सारे चैप्टर्स को फटाफट 1 शॉट में निपटाने की मैं तभी कर सकती हूँ जब तुम थोड़ा सा पढ़ कर आओगे, ठीक है। तो पढ़ के आना, हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में बताना, और प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजते रहना, दैट विल मोटिवेट मी, ठीक है। चलिए, गुड बाय।